यह एक ऐसी कहानी है जहां शक्ति भाग्य से नहीं, बल्कि निर्णयों से बनती है। जो चीज शांति से शुरू होती है, वह जल्द ही एक ऐसी चीज में तब्दील हो जाती है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यहाँ थोड़ा सा पॉज लेते हैं। अब तक कहानी में पावर का फाउंडेशन तैयार हो चुका है और आगे जो होने वाला है वो प्रोटैगनिस्ट के लिए सब कुछ बदल सकता है। अगर आपको सिस्टम, कल्टिवेशन और फैंटेसी ऑडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली कहानियाँ आपसे मिस ना हो। अपडेट और एक्स्ट्रा कंटेंट के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करना भी एक अच्छा ऑप्शन है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अध्याय 166 अध्याय 135 कैसे संभालें 3-in-1 3। वैसे कैप्टन झो को उन दोनों चोरों के बारे में आपको सूचना देनी चाहिए थी, है ना? झांग दायोंग ने एक सिगरेट देते हुए उसे जलाया और कहा, हाँ, आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, वह आपके लिए इसका इंतजाम कर देगा। ठीक है, ची युन ने सिगरेट ली और आगे कहा, वैसे निर्देशक झांग, आप कहाँ रहते हैं? मेरे एक दोस्त ने मुझे हाल ही में कुछ कमागो दिया था, मैं किसी से आपके लिए भी कुछ भिजवा दूंगा। कामागू? हाँ, बढ़िया है। मैं किस्सा स्माइली पर रहता हूँ। दूसरे पक्ष की कार को जाते हुए देखकर क्यूई युन ने बैग से पन्ना का हार निकाला, हॉटपॉट रेस्टोरेंट में वापस आई और ओल्ड फेंग के कान में कुछ फुसफुसाया। इन मामलों को निपटाने के बाद जब क्यूई युन घर पहुंची तो 10 बज चुके थे। झाओ किंग ने दरवाजे पर शोर सुना और तुरंत खुशी से दरवाजा खोलने के लिए दौड़ी और बिना कुछ कहे झट से खुद को क्यूई युन की बाहों में झोंक दिया। क्यूई युन ने उसे प्यार से गले लगाया, उसकी पीठ थपथपाई और धीरे से कहा, क्या बात है? मुझे याद कर रही हो, है ना? झाओ किंग ने ऊपर देखा, उसकी आंखें थोड़ी लाल थीं और उसने शिकायत की, तुम कई दिनों से गायब हो और मैं तुमसे संपर्क नहीं कर पाई। मैं हर दिन चिंतित रहती हूँ, डरती हूँ कि कहीं तुम्हें कुछ हो न जाए। ची युन के दिल में एक गर्मजोशी भरी लहर दौड़ गई। उसने अपना सिर झुकाया और धीरे से उसके माथे को चूमते हुए उसे आश्वस्त किया, तुम्हें परेशान करने के लिए मुझे खेद है, लेकिन देखो, मैं सुरक्षित वापस आ गया हूँ। झाओ किंग के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने क्यूई युन का हाथ पकड़ रखा था और वे दोनों घर में दाखिल होकर सोफे पर बैठ गए। छोटा बच्चा कहाँ है? बेडरूम में तुम्हारा इंतजार करते करते सो गई। झाओ किंग क्यूई युन के बिल्कुल पास सिमट गई और असंतुष्ट भाव से बुदबुदाई, हाँ हाँ, मैं जाकर उसे देख लेती हूँ। क्यूई युन हल्के से उठी और दबे पांव बेडरूम में चली गई। धुंधली रोशनी में उसने नन्ही बच्ची को बिस्तर पर चुपचाप लेटे हुए देखा। उसका छोटा सा चेहरा गुलाबी था और उसके होठों के कोनों पर एक प्यारी सी मुस्कान की झलक थी। अपनी बेटी के माथे पर चुंबन करते हुए ची युन का दिल कोमलता से भर गया। फिर वह कमरे से बाहर निकलने के लिए मुड़ा और बैठक कक्ष में लौट आया। मैं पहले नहा लेता हूँ और फिर तुम्हारे साथ आता हूँ, क्यूई युन ने बाथरूम की ओर जाते हुए कहा। वह अचानक बीच रास्ते में ही लौट आया, अपनी जेब से बटुआ निकाला और रसीदों का एक बंडल कॉफी टेबल पर रख दिया। चूंकि तुम खाली हो, देख लो कि इनमें से किसी रसीद पर कोई इनाम मिला है या नहीं। झाओ किंग ने कॉफी टेबल पर रखी रसीदों के ढेर को संदेह भरी नजरों से देखा, क्या इनसे सच में इनाम मिल सकता है? मैंने तो आज तक किसी भी जीतने वाली रसीद को खरोंच कर नहीं देखा है। ची युन ने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, तुम कोशिश करके देखो, अगर तुम जीत गए तो यह सब तुम्हारा है। इसे बंद करो, मुझे इस पर विश्वास नहीं है। झाओ किंग ने संदेह भरी नजरों से देखा, फिर भी उसने रसीदें उठाने के लिए हाथ बढ़ाया और एक एक करके उनकी जांच पड़ताल शुरू कर दी। और कुछ कहे बिना क्यूई युन मुड़ी और बाथरूम में चली गई। समय बिताने के इरादे से झाओ किंग ने एक एक करके रसीदों को खरोंचकर हटाना शुरू कर दिया। उनमें से लगभग 10 पर बस इतना लिखा था, भाग लेने के लिए धन्यवाद। जब तक उसने आखिरी वाले को खरोंचकर नहीं हटाया, उसकी आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं और उसके सहज भाव की जगह अचानक उत्साह आ गया। वह झाओ किंग खुद को चिल्लाने से रोक नहीं पाई, लेकिन जल्दी ही उसे एहसास हुआ कि आवाज बहुत तेज थी और उसे चिंता हुई कि कहीं सो रहा छोटा बच्चा जाग न जाए। वह रसीद हाथ में लिए जल्दी से बाथरूम की ओर भागी और उत्साह से फुसफुसाते हुए बोली कि युन, मैं जीत गई, मैं सचमुच जीत गई। उसने रसीद को हाथ में लहराते हुए जोर जोर से हिलाया। उसकी आवाज अविश्वास से भरी हुई थी। क्यूई युन अपने बाल सुखा रहा था, तभी उसने उसकी उत्तेजना देखकर मुड़कर देखा और आश्चर्य जताते हुए कहा, सच में? तुमने कितने पैसे जीते? झाओ किंग के गाल उत्साह से लाल हो गए और उसने रसीद ची युन को देते हुए कहा, देखो, $10,000। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतना बड़ा इनाम जीतूंगी। वह मुस्कुराई और उसकी आंखें पतली हो गईं। ची युन ने रसीद ली और उसे देखते हुए कहा, वाह, कल लॉटरी के कुछ टिकट जरूर खरीदना। इतना कहते हुए उसने प्यार से झाओ किंग के गाल को हल्के से चुटकी ली। झाओ किंग बाथरूम में खुशी से चक्कर लगा रही थी, तभी उसे अचानक कुछ याद आया, वैसे नए घर की मरम्मत हो जाने के बाद मैं इस पैसे से तुम्हारे लिए एक मसाज चेयर खरीदूंगी।
ची युन हंसते हुए उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके बालों की खुशबू को बड़े चाव से सूंघते हुए बोला, मुझे कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है, तुम जो चाहो खरीद लो। मैं तुम्हें बाद में 10 लाख रुपए भेज दूंगा और कल हम एक नवीनीकरण कंपनी ढूंढ लेंगे। 10 लाख। झाओ किंग थोड़ी देर रुकी, क्यूई युन को ध्यान से देखती रही, फिर कुछ नहीं बोली और उसे कसकर गले लगा लिया। लंबे समय से प्रतीक्षित चुंबन के बाद क्यूई युन ने उसकी कमर को सहारा दिया और बालकनी की ओर चली गई। सिगरेट जलाते हुए उसने उस खुफिया प्रणाली की जांच शुरू कर दी जिस पर उसने कुछ समय से ध्यान नहीं दिया था। वर्तमान खुफिया अंक 9। आज की खुफिया जानकारी। एक लाल लेबनान का एक व्यवसायी हर जगह महंगे दामों पर पेट्रोल पंप खरीद रहा है। वर्तमान में वह पुडोंग हॉलिडे होटल के कमरा नंबर 601 में ठहरा हुआ है। लेबनान गैस टैंक। अगर मुझे सही याद है तो लेबनान में अशांति चल रही है। क्या यह व्यक्ति इनका इस्तेमाल बम के रूप में करने की योजना बना रहा है? ची युन ने अपना सिर हिलाया। जोखिम बहुत अधिक है, इसमें शामिल होना उचित नहीं है। इसके अलावा गैस टैंकों का विनियमन बहुत सख्त है जिससे उनका प्रबंधन करना मुश्किल हो जाता है। आज की खुफिया जानकारी। 2 ब्लू जिला जी सुरक्षा ब्यूरो डेटा संग्रह प्रणाली को अपग्रेड करने की योजना बना रहा है। झांग दायोंग आपको बोली प्रक्रिया में शामिल करने का इरादा रखती है। क्या यह एहसान का बदला है? क्यूई युन को पता है कि इस तरह की परियोजनाओं पर आमतौर पर 3 से 5 मिलियन तक का खर्च आता है। तकनीकी कठिनाई की बात करें तो थोड़ी बहुत है, लेकिन ज्यादा नहीं। बाजार में पहले से ही कई विकसित उत्पाद मौजूद हैं, बस वे ओपन सोर्स नहीं हैं। मूल रूप से उनमें कुछ अनुकूलित आवश्यकताएं जोड़ दी गई हैं, लेकिन मुनाफा बेहद अधिक है। यदि सुरक्षित कर लिया जाए तो एक साधारण ऑपरेशन और हस्तांतरण से आसानी से 1 से 2 मिलियन तक का मुनाफा कमाया जा सकता है। आज की खुफिया जानकारी। 3 लाल आपने स्पेनिश इतिहास विशेषज्ञ इग्नासियो को डिक्रिप्शन के लिए जो निर्देशांक दिए थे उनसे एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है। अगले दिन क्यूई युन सुबह जल्दी उठकर झाओ किंग और उनकी बेटी के लिए नाश्ता तैयार करने लगी। अध्याय 167 से 135 कैसे संभालें 3 4। अध्याय 167। अध्याय 135 कैसे संभालें 3 4। छोटी बच्ची कुछ दिनों से दिखाई नहीं दी है और ऐसा लगता है कि उसकी लंबाई बढ़ गई है। उठते ही वह ची युन के पैर से लिपट जाती है और उसे छोड़ती नहीं है। क्यूई युन मुस्कुराते हुए नीचे झुकती है, छोटी बच्ची को प्यार से गोद में उठाती है, उसके गुलाबी गालों पर चुंबन करती है और धीरे से कहती है, पापा ने तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट बनाया है, क्या हम पहले खाने चलें? छोटी बच्ची क्यूई युन की गर्दन से लिपट जाती है, अपना सिर झुकाती है और जवाब देती है, ठीक है, लेकिन मैं आज किंडरगार्टन नहीं जाना चाहती, मैं पापा के साथ रहना चाहती हूँ। झाओ किंग नहा धोकर बाथरूम से बाहर आती है, नुनवान के छोटे से सिर पर हाथ फेरती है और कहती है, स्कूल न जाना कोई विकल्प नहीं है, तुम्हें पता है। अगर तुम किंडरगार्टन नहीं जाओगी तो तुम्हारे छोटे दोस्त तुम्हारे बारे में चिंता करेंगे। छोटी बच्ची थोड़ा हिचकिचाते हुए मुंह बनाती है और कहती है, लेकिन मैं सच में पापा के साथ और समय बिताना चाहती हूँ। अच्छी बच्ची बनना नुनवान, पापा आज जल्दी वापस आकर तुम्हें स्कूल से ले आएंगे और पिज्जा खिलाने ले जाएंगे, ठीक है? क्यूई युन मुस्कुराती है और उसे दिलासा देती है। पिज्जा का नाम सुनते ही छोटी बच्ची की आंखें चमक उठती हैं और वह खुश हो जाती है, लेकिन फिर भी हिचकिचाते हुए पूछती है, पापा आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकते, ठीक है? क्या आप सच में मुझे लेने जल्दी आएंगे? ची युन गंभीरता से सिर हिलाती है, छोटी बच्ची की नाक पर हल्के से थपथपाती है, बिल्कुल, पापा ने तुमसे कभी झूठ कब बोला है? स्कूल में अच्छे से रहना और पापा के आने का इंतजार करना। तभी छोटी बच्ची के चेहरे पर खुशी की मुस्कान आती है और वह झाओ किंग को अपने बाल संवारने के लिए ले जाने देती है। बड़े और छोटे बच्चे के नाश्ता खत्म करके किंडरगार्टन जाने के बाद क्यूई युन रसोई को साफ करता है, सोफे पर आकर बैठता है और झोंग रुई को फोन करने के लिए अपना फोन उठाता है। मुझे आज एक नई कंपनी पंजीकृत करने में आपकी मदद चाहिए। हाँ, जितनी अधिक श्रेणियां होंगी उतना ही बेहतर होगा, खासकर सिस्टम विकास के मामले में। नाम? चलिए इसे युनकिंग टेक्नोलॉजी कहते हैं। फोन रखने के बाद क्यूई युन समय देखता है, लगभग 10 बज चुके हैं, इसलिए वह वेई जुएमिन को फिर से फोन करता है ताकि उससे उसकी तरफ की प्रगति के बारे में पूछ सके। फोन कुछ सेकंड तक बजता है, फिर कोई जवाब देता है और वेई जुएमिन की आवाज थोड़ी थकी हुई लगती है। हे क्यूई युन, मैं तुम्हें अभी फोन करने ही वाला था, क्या आपकी तरफ से कोई प्रगति हुई है? क्यूई युन ने पूछा। वेई जुएमिन आह भरते हुए कहते हैं, ऐसी प्राचीन पुस्तकों को पुनर्स्थापित करने में समय लगता है, लेकिन ऐसा लगता है कि कल के निष्कर्षों की मूल रूप से पुष्टि की जा सकती है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन पर फोन पर चर्चा करना सुविधाजनक नहीं होता। अगर आपके पास समय हो तो मेरे घर आ जाइए। ची युन थोड़ी असमंजस में है। बातचीत आमने सामने ही क्यों होनी चाहिए? लेकिन उनका मानना है कि फिलहाल कोई और जरूरी मामला नहीं है, इसलिए वे सहमत हो जाते हैं। ठीक है,
श्रीमान वेई, मैं थोड़ी देर में वहां पहुंच जाऊंगा। फोन रखने के बाद क्यूई युन जल्दी से अपना सामान समेटता है, अपनी कार की चाबियां लेता है और बाहर निकल जाता है। कुछ ही देर में वह विश्वविद्यालय पहुंचता है और वेई जुएमिन के कार्यालय में चला जाता है। वेई जुएमिन अपनी डेस्क पर बैठे हैं और बहुत थके हुए लग रहे हैं। दरअसल वह कल रात देर तक काम कर रहे थे। क्यूई युन को अंदर आते देख उसने सामने वाली कुर्सी की ओर इशारा करते हुए क्यूई युन को बैठने का संकेत दिया। बैठने के बाद क्यूई युन यह पूछने के लिए बेताब हो जाती है, श्रीमान वेई, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? वेई जुएमिन ने अपना चश्मा ठीक करते हुए आह भरी, मैंने पहले सोचा था कि मैं अपनी ताकत के दम पर किंगनाम पुस्तक को पुनर्स्थापित कर लूंगा, लेकिन मैंने अपनी क्षमता से कहीं अधिक आंक लिया। कल रात मैंने एक गलती की और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को लगभग नष्ट कर दिया। मुझे यह स्वीकार करना होगा कि मैं सचमुच बूढ़ा हो रहा हूँ और इस अनमोल पांडुलिपि को नुकसान पहुँचाने से बचने के लिए मुझे इसे जारी रखने पर जोर नहीं देना चाहिए। ची युन दूसरे की आवाज में थोड़ी सी बेबसी महसूस कर सकता है। वह खुद को दोष देता है कि उसने बातों पर ठीक से विचार नहीं किया। यह छोटा सा बूढ़ा आदमी 60 या 70 साल का है, उससे इस तरह का काम करवाना वाकई बहुत ज्यादा मांग है। कुछ देर सोचने के बाद उसने अपना सिर उठाकर वेई जुएमिन की ओर देखा और पूछा, मुझे माफ करें श्रीमान वेई, यह मेरी लापरवाही थी। क्या आप मुझे इसे ठीक करने में मदद करने के लिए इस क्षेत्र के किसी विशेषज्ञ की सिफारिश कर सकते हैं? वेई जुएमिन ने हाथ हिलाते हुए कहा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अपने जीवन काल में ऐसी बहुमूल्य पांडुलिपि को देखना मेरे लिए सम्मान की बात है। मुझे आपका धन्यवाद करना चाहिए। इस क्षेत्र के किसी विशेषज्ञ से आपका परिचय कराना कोई समस्या नहीं है, लेकिन चूंकि हम दोनों एक ही समूह में हैं, इसलिए मुझे यकीन नहीं है कि मुझे यह कहना चाहिए या नहीं। क्यूई युन मुस्कुराते हुए ईमानदारी से कहती है, श्रीमान वेई, आप वरिष्ठ हैं, बेझिझक अपनी बात कहें। किंगनाम पुस्तक, इसके बाद आप इसका क्या करने की योजना बना रहे हैं? अध्याय 168 से 136 चीनी विज्ञान अकादमी ट्रिपल कॉम्बो। अध्याय 136 चीनी विज्ञान अकादमी ट्रिपल कॉम्बो। हमें इस स्थिति से कैसे निपटना चाहिए? बेशक हमें इसे लाभों के बदले में देना चाहिए, अन्यथा मैं इतना जोखिम क्यों उठाऊंगा और रेगिस्तान में क्यों जाऊंगा? हालांकि स्वाभाविक रूप से वह यह बात सीधे वेई जुएमिन से नहीं कहेंगे। वेई लाओ, आपकी क्या राय है? क्यूई युन ने संकोच से पूछा। वेई जुएमिन ने मेज पर रखा चाय का प्याला उठाया, एक घूंट लिया, क्यूई युन की ओर देखा और धीरे धीरे कहा, किंगनाम पुस्तक के दो प्रमुख मूल्य हैं। पहला, यह चिकित्सा के विकास को आगे बढ़ा सकती है और दूसरा, इसका ऐतिहासिक मूल्य। ची युन ने चुपचाप सिर हिलाया और दूसरे के बोलने का इंतजार करने लगी। यदि यह किंगनाम पुस्तक किसी संग्राहक के हाथों में पड़ जाती है तो यह इसके वास्तविक मूल्य को दफनाने के समान होगा। केवल राष्ट्र के हाथों में ही यह अपना उचित कार्य पूरा कर सकती है। ची युन समझ गई और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ बोली, ओह, क्या तुम फिर से वही पुरानी चालें चलने वाले हो? वेई जुएमिन को गुस्सा नहीं आया। उन्होंने हाथ हिलाते हुए कहा, मुझे गलत मत समझिए। अगर कोई और बात होती, चाहे उसका मौद्रिक मूल्य कितना भी अधिक क्यों न होता, मैं आपको इस तरह की सलाह नहीं देता। सच कहूं तो हो सकता है कि आप अभी तक इस किताब की अहमियत को पूरी तरह से न समझ पाए हों। एक बार खबर लीक हो गई तो हो सकता है कि आप इसे अपने पास न रख पाएं। यह सुनकर क्यूई युन ने भौहें सिकोड़ी, उसका दिल घबरा गया। हालांकि उनका चेहरा शांत रहा और उन्होंने गहरी आवाज में कहा, वेई लाओ, मैं जानता हूं कि आप मेरे लिए अच्छा सोचते हैं, लेकिन इस किंगनाम पुस्तक को प्राप्त करने के लिए मैंने बहुत कष्ट उठाया है। मैं इसे यूं ही सौंपने को तैयार नहीं हूं। वेई जुएमिन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और गंभीरता से कहा कि युन, तुम अभी तक नहीं समझे हो। किंगनाम पुस्तक का मूल्य बहुत अधिक है। एक बार खबर लीक हो गई तो घरेलू या विदेशी ताकतें और कुछ दुर्भावनापूर्ण लोग इसे हासिल करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। आपकी शक्ति भी अंततः सीमित है। क्या आप उन लोगों का विरोध कर सकते हैं जो लालच भरी निगाहों से इसे देख रहे हैं? क्यूई युन ने दांत पीसते हुए कहा। उसे अंदर ही अंदर थोड़ी दुविधा महसूस हो रही थी। पहले तो वह सिर्फ उस वस्तु को ढूंढने, चुपचाप उसे संभालने और लाखों में बदलने के बारे में सोच रहा था, लेकिन वेई जुएमिन के बयान के बाद उन्हें अचानक एहसास हुआ कि उन्होंने वास्तव में पुस्तक के महत्व को कम करके आंका था। अगर यह वाकई वैसा ही है जैसा वेई जुएमिन ने कहा है, तो भले ही राष्ट्रीय मशीनरी इससे दूर रहे, अन्य ताकतें गुपचुप तरीके से इस पर नजर रख सकती हैं और हो सकता है कि उसे इसे बेचने का मौका भी न मिले, बल्कि यह उसके लिए मुसीबत खड़ी कर दे। वेई जुएमिन ने उसकी झिझक को भांप लिया और आगे कहा, अगर आप मुझ पर भरोसा करते हैं तो मैं आपको समझौता करने में मदद कर सकता हूँ। वेई लाओ, बेशक मुझे तुम पर भरोसा है, वरना मैं किताब पहले तुम्हारे पास नहीं लाता। क्यूई युन ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, तो सीधे सीधे कह दो। वेई जुएमिन ने सिर हिलाते हुए कहा, बर्ड सिटी का जिक्र भी मत करो, यहाँ तक कि जियान प्रांत भी इसे अपने पास नहीं रख सकता और वे तुम्हें ज्यादा मुआवजा भी नहीं देंगे।
वह रुका, चाय की एक घूंट ली और फिर बोला, आपको चीनी विज्ञान अकादमी की ताकत का अंदाजा होना चाहिए। मेरा वहाँ एक पुराना दोस्त है, मैं इस किताब पर चर्चा करने के लिए उनसे संपर्क करने में आपकी मदद कर सकता हूँ। वह इस बच्चे के स्वभाव को लंबे समय से समझता था, जानता था कि नैतिक दबाव डालने से काम नहीं चलेगा, इसलिए उसने सीधे एक ऐसा सुझाव दिया जिसे दूसरा स्वीकार कर सकता था। चीनी विज्ञान अकादमी। क्यूई युन चौंक गया, उसे उम्मीद नहीं थी कि उस बुजुर्ग व्यक्ति के ऐसे संबंध होंगे। अगर यह वही संस्थान है तो उनके पास पैसों की कमी नहीं होनी चाहिए, पिछले संग्रहालय की तरह नहीं, जिससे उन्हें काफी दिमाग खपाना पड़ रहा है। कुछ देर सोचने के बाद क्यूई युन ने इस प्रस्ताव को एक व्यवहार्य समाधान माना। यदि उसके हितों की रक्षा की जा सके और खजाना सही जगह पर पहुंचकर अपना उचित मूल्य प्राप्त कर सके तो यह सबके लिए फायदे की स्थिति होगी। तो उसने सिर हिलाकर सहमति जताई और कहा, ठीक है, लेकिन मेरी एक और विनती है। ठीक है, वेई ज़ुएमिंग ने उसे सहमत होते देख खुशी महसूस की। उसे वास्तव में चिंता थी कि कहीं बच्चा जल्दबाजी में खजाना विदेश न गिरा दे। मुझे चीनी विज्ञान अकादमी के लोगों से बात करने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन यह मामला गोपनीय रहना चाहिए। केवल इसके लिए जिम्मेदार लोगों को ही इसकी जानकारी होनी चाहिए। क्यूई युन अब थोड़ा आशंकित हो गया था। उसे डर था कि कहीं वह कंजूस बूढ़ा यू किशुआन इसे भांप न ले और फिर से आ जाए। इस बारे में चिंता मत करो, वेई ज़ुएमिंग ने तुरंत सिर हिलाया। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ, मामला सुलझने से पहले कोई भी जानकारी लीक नहीं होगी। यद्यपि किंगनांग पुस्तक अत्यंत मूल्यवान है, लेकिन ऐसे स्थानों पर उसी स्तर की वस्तुएं भी मौजूद होती हैं। यह आश्वासन सुनकर क्यूई युन को आखिरकार राहत मिली और उसने जवाब दिया, ठीक है, तो मैं यह मामला वेई लाओ पर छोड़ देता हूँ। ठीक है, वेई ज़ुएमिंग खड़ी हुई और क्यूई युन के कंधे पर थपथपाते हुए बोली, तुम वापस जाओ और इस बारे में अच्छे से सोच लो। मुझे लगता है कि संदेश मिलते ही आज कोई न कोई आ जाएगा। वह अपने शब्दों में संक्षिप्त था, यह मानते हुए कि क्यूई युन की बुद्धिमत्ता उसके निहितार्थ को समझ जाएगी। वेई ज़ुएमिंग के कार्यालय से निकलकर क्यूई युन अपनी कार में वापस आया, एक सिगरेट जलाई और गहन चिंतन में डूब गया। वह जानता था कि यह एक दुर्लभ अवसर था। उस विभाग की शक्ति को देखते हुए वे पैसे के अलावा उसकी कई मांगों को पूरा कर सकते थे। वर्तमान में उसके पास किस चीज की कमी है? कुछ देर सोचने के बाद उसने धीरे धीरे एक योजना बनाई। फिर उसने अपना फोन उठाया और मिस्टर बी को डायल करके शी फेंग की प्राचीन वस्तुओं की दुकान पर मिलने का समय तय किया। क्यूयुए मंडप के अंदर शी फेंग एक चीनी मिट्टी के फूलदान को चमका रहा था। क्यूई युन को अंदर आते देख उसने अपने सिर पर बचे हुए कुछ बालों को झटका दिया और चिढ़ाते हुए कहा, अरे, एक दुर्लभ मेहमान। कुछ दिन पहले एक समारोह के लिए आपसे संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन आपसे बात नहीं हो पाई। आज आप किस वजह से आए हैं? अध्याय 169 से 136 चीनी विज्ञान अकादमी ट्रिपल कॉम्बो। अध्याय 136 चीनी विज्ञान अकादमी ट्रिपल कॉम्बो। ची युन ने हाथ में पकड़ा बैग उठाया और जवाब दिया, क्या बात है? स्वागत नहीं है ना? तो क्या मैं चला जाऊं? यह देखकर शी फेंग ने झट से अपने हाथ में पकड़ा कपड़ा नीचे फेंक दिया, आगे बढ़ा और मुस्कुराते हुए उसे पकड़ लिया। यह कैसे हो सकता है? अध्यक्ष क्यूई, आपकी उपस्थिति से सचमुच मेरा घर रोशन हो गया है। मैं तो बस थोड़ी देर पहले आपसे मजाक कर रहा था। कृपया अंदर आइए। दोनों दुकान के अंदर महोगनी की कॉफी टेबल के पास बैठ गए और शी फेंग ने कुशलता से चाय का सेट लगाया और चाय बनाने के लिए पानी उबालना शुरू कर दिया। राष्ट्रपति क्यूई, दा हांग पाओ चाय कैसी रहेगी? यह मेरे संग्रह की आखिरी बची हुई चाय है, मैं आमतौर पर इसे पी नहीं पाता, लेकिन चूंकि आप आज यहाँ हैं, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। शी फेंग ने कुशलतापूर्वक चाय बनाते हुए ऊपर देखते हुए कहा। ची युन ने बैग को मेज पर रखा, एक सिगरेट निकाली और उसे जलाया। सब ठीक है। शी फेंग को कोई आपत्ति नहीं थी, उसका चेहरा चापलूसी से भरा हुआ था। ठीक उसी क्षण दरवाजे से एक जोशीली आवाज आई, पता नहीं था कि आपके पास यहाँ कुछ अनमोल दाहांग पाव हैं। आज तो हमारी किस्मत ही अच्छी है, हा हा हा। राष्ट्रपति भी दरवाजे से हंसते हुए अंदर आए। शी फेंग चौंक गया, फिर उसने मुड़कर पूछा, तुम भी यहाँ क्यों आए हो? राष्ट्रपति बी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराए और अपनी कुर्सी खींचकर बैठ गए। ची युन ने ऊपर देखा और हाथ हिलाते हुए कहा, चाय तैयार हो जाने पर क्या आप कृपया थोड़ी देर बाहर इंतजार कर सकते हैं? मुझे राष्ट्रपति बी के साथ कुछ काम की बात करनी है। तुम्हारा क्या मतलब है? शी फेंग की निगाहें दोनों के बीच घूमती रहीं, फिर उसने क्यूई युन द्वारा लाए गए बैग पर एक नजर डाली, रुका और पूछा, तो मुझे सामान में हिस्सा नहीं मिलेगा? तुम दोनों मेरे दाहोंग पाव पर मुफ्तखोरी कर रहे हो। यह कहते हुए उसने अपना सिर छुआ और कुर्सी पर बैठ गया। क्यूई युन और राष्ट्रपति बी ने एक दूसरे की ओर देखा और दोनों जोर से हंस पड़े। ठीक है, बहुत मजाक हो गया, तुम दोनों जाकर देख लो। इतना कहकर ची युन ने थैला खोला और उनकी तरफ बढ़ा दिया। शी फेंग और राष्ट्रपति भी उत्सुकता से आगे झुके और उनकी निगाहें बैग के अंदर रखे गहनों के ढेर पर टिक गईं।
राष्ट्रपति बी की आंखें पल भर में चमक उठीं। उन्होंने हाथ बढ़ाकर लाल रत्नों से जड़ा एक हार उठाया और टॉर्च की रोशनी में ध्यान से उसकी जांच करते हुए आश्चर्य से कहा, वाह, ये तो वाकई बहुत खूबसूरत चीजें हैं। शी फेंग ने झटपट एक जेड कंगन उठाया और हैरानी से उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। यह मिंग राजवंश से पहले का होना चाहिए, है ना? ची युन ने चाय की एक घूंट ली और हल्के से सिर हिलाया। संभवतः तांग राजवंश से है। सर, ये शब्द सुनकर शी फेंग ने गहरी सांस ली। लगभग 10 मिनट बाद राष्ट्रपति बी ने टॉर्च एक तरफ रख दी, उन दोनों को एक एक सिगरेट दी और उसे जलाकर एक कश लेने के बाद धीरे से कहा, यह बैच काफी अच्छा है, मैं इसे पूरा ले लूंगा। शी फेंग थोड़ी देर रुका, फिर उसकी ओर मुड़ा और बोला, मेरे लिए सूप का एक घूंट भी नहीं? राष्ट्रपति बी ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा, ये तो बस गहने हैं, आप इनका क्या करेंगे? यह ब्रेसलेट अच्छा है, मुझे इसमें दिलचस्पी है। मेरे एक ग्राहक को भी ऐसा ही कुछ चाहिए, शी फेंग ने मुंह बनाकर जवाब दिया। दोस्ताना हंसी मजाक के एक दौर के बाद उन्होंने आखिरकार सामान का बंटवारा किया और क्यूई युन के सभी स्टॉक को 3.8 मिलियन में खरीद लिया। कामकाज निपटाने के बाद राष्ट्रपति भी सबसे पहले रवाना हुए। क्योंकि क्यूई युन के पास करने के लिए और कुछ नहीं था, इसलिए वह भुनी हुई बत्तख खाने के इंतजार में शी फेंग की दुकान पर ही रुका रहा। उनके खाते में 3.8 मिलियन और जमा होने के साथ उनका वर्तमान बैलेंस 10 मिलियन के करीब पहुंच गया, जिससे उनका मूड बहुत अच्छा हो गया। तभी उसकी जेब में रखा फोन बज उठा। झांग दायोंग का फोन देखकर क्यूई युन को तुरंत समझ आ गया कि यह किस बारे में होगा। क्यूई युन एक क्षण मिला, झांग दयांग ने पूछा। वहां क्यूई युन हंसते हुए बोली, क्या हाल है डायरेक्टर झांग? खैर, पिछली बार चाय की दुकान पर मिलने की बात है, चलिए मिलते हैं और बात करते हैं, झांग दयोंग ने जवाब दिया। ठीक है, मैं अभी चलता हूँ, क्यूई युन ने सहमति जताते हुए फोन काट दिया। फिर उसने शी फेंग के हाथ पर थपथपाते हुए कहा, अगली बार मैं भुनी हुई बत्तख खाऊंगा, अभी मुझे कुछ काम है। शी फेंग ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की और उसे दरवाजे से बाहर जाते हुए देखा। एंटीक स्ट्रीट से निकलने के बाद क्यूई युन सीधे उसी चाय घर की ओर गाड़ी चलाकर गई जहां वह पिछली बार गई थी। निजी कमरे में प्रवेश करते ही उसने देखा कि झांग दायोंग पहले से ही अंदर बैठी हुई थी और उसके सामने रखी चाय के कप से भाप निकल रही थी। झांग दयोंग ने उसे देखकर हल्का सा सिर हिलाया और उसके लिए एक कप गर्म चाय डालने के लिए चायदानी उठाई। मैंने आपको यह देखने के लिए बुलाया था कि क्या आप कभी सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में शामिल रहे हैं, झांग दयांग ने सीधे सीधे कहा। सिस्टम डेवलपमेंट? क्यूई युन ने आश्चर्य जताते हुए कहा, जी हाँ, जिस कंपनी में मैं पहले काम करता था वह इसी में विशेषज्ञता रखती थी। क्या कोई समस्या है निदेशक झांग? झांग दायोंग ने सिर हिलाते हुए गंभीरता से कहा, हमारा विभाग एक नई प्रणाली लागू करने की योजना बना रहा है। यदि आपको इस क्षेत्र में अनुभव है तो क्या आप इसमें भाग लेना चाहेंगे? बिल्कुल, मुझे यह अवसर अच्छा लगेगा, ची युन ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया और फिर मुस्कुराते हुए कहा, निर्देशक झांग, मुझे इतना अच्छा अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद। झांग दायोंग भी मुस्कुराई और बोली, अगर आपकी दिलचस्पी है तो जल्द से जल्द तैयार हो जाइए। परियोजना को मंजूरी मिल चुकी है और कुछ ही दिनों में इसके लिए बोली लगाई जाएगी। ठीक है, मैं वापस आकर तैयारी शुरू कर दूंगी, क्यूई युन ने कहा। क्या आपको इस परियोजना का बजट पता है? झांग दायोंग ने चाय की एक घूंट ली और जवाब दिया, बजट लगभग 6 मिलियन है। ची युन ने चुपचाप सिर हिलाया। 6 मिलियन के साथ यदि कोई अतिरिक्त लागत नहीं आती है तो लाभ कम से कम 40% होगा। लेकिन मुझे आपको पहले से ही कुछ बताना होगा, झांग दायोंग ने क्यूई युन की ओर देखते हुए कहा। उनका चेहरा गंभीर हो गया था। क्यूई युन भी सीधी खड़ी हो गई और बोली, आगे बढ़ो। यह परियोजना अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें सूचना सुरक्षा से जुड़े कई मुद्दे शामिल हैं। इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। यदि आप इसमें भाग लेना चाहते हैं तो आपको सर्वोत्तम योजना बनानी होगी और बिना किसी दुर्घटना के परियोजना की सफलता सुनिश्चित करनी होगी। इसकी चिंता मत करो, क्यूई युन ने गंभीरता से सिर हिलाया। मैं सिद्धांतों के बिना व्यवसायी नहीं हूँ। अगर मैं यह परियोजना हाथ में लेता हूँ तो मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि यह सही ढंग से पूरी हो। अध्याय 170 से 136 चीनी विज्ञान अकादमी ट्रिपल कॉम्बो। अध्याय 136 चीनी विज्ञान अकादमी ट्रिपल कॉम्बो। झांग दायोंग के चेहरे पर ये शब्द सुनकर नरमी आ गई। बिल्कुल, मुझे आपके चरित्र पर भरोसा है। ठीक है, मैंने इस मामले पर चर्चा करने के लिए आपसे संपर्क किया था, इसलिए आप वापस जाकर पहले तैयारी कर लें। आने वाले समय में होने वाली बोली घोषणाओं पर नजर रखें। चाय घर से निकलने के बाद क्यूई युन ने हांग वेजे को फोन किया और उनसे ग्रैंड सॉफ्टवेयर के बॉस हुआंग जुनकाई से मिलने के लिए संपर्क बनाने में मदद मांगी। ग्रैंड सॉफ्टवेयर स्थानीय स्तर पर काफी प्रसिद्ध थी। उसने कई सरकारी परियोजनाएं पूरी की थीं और उसकी अच्छी प्रतिष्ठा थी। क्यूई युन ने उनके बारे में पहले भी सुना था, इसलिए उनकी पहली पसंद उनके साथ सहयोग करना था।
होंग वेइजे ने तुरंत सहमति जताते हुए उनसे खबर का इंतजार करने को कहा। 10 मिनट भी नहीं बीते थे कि हांग वेइजे ने वापस फोन किया और क्यूई युन को बताया कि उसने पहले ही व्यवस्था कर दी है और क्यूई युन सीधे कंपनी का दौरा कर सकता है। क्यूई युन ने आभार व्यक्त किया, फोन रखा और सीधे हुआंग जुनकाई की कंपनी की ओर चल दिया। एक ऑफिस बिल्डिंग के अंदर क्यूई युन लिफ्ट से बाहर निकला, अपने कपड़ों को ठीक किया और अपना उद्देश्य बताने के लिए रिसेप्शन की ओर बढ़ा। रिसेप्शनिस्ट मुस्कुराई और उससे थोड़ी देर इंतजार करने को कहा, फिर हुआंग जुनकाई के सचिव को सूचित करने के लिए फोन किया। कुछ देर बाद पेशेवर पोशाक पहने एक सचिव आकर विनम्रता से बोली, श्रीमान क्यूई, राष्ट्रपति हुआंग आपका इंतजार कर रहे हैं, कृपया मेरे साथ आइए। क्यूई युन सचिव के पीछे पीछे हुआंग जुनकाई के कार्यालय में गई। कार्यालय विशाल और रोशनीदार था, शानदार ढंग से सजाया गया था और दीवारों पर कंपनी के कुछ मानक प्रमाण पत्र और परियोजना की उपलब्धियां प्रदर्शित थीं। 40 वर्ष की आयु का एक अधेड़ व्यक्ति डेस्क के पीछे बैठा था। क्यूई युन को अंदर आते देख वह खड़ा हो गया, गर्मजोशी से हाथ बढ़ाते हुए बोला, श्री क्यूई, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, आपका स्वागत है। क्यूई युन ने भी मुस्कुराते हुए हुआंग जुनकाई से हाथ मिलाया और कहा, राष्ट्रपति हुआंग, नमस्कार। मैंने लंबे समय से आपकी महान प्रतिष्ठा के बारे में सुना है और आज आपसे मिलना मेरे लिए सम्मान की बात है। कुछ औपचारिक बातचीत के बाद वे सोफे पर बैठ गए। सचिव 2 कप कॉफी लेकर आई और उन्हें धीरे से उनके सामने रखी कॉफी टेबल पर रख दिया। श्रीमान क्यूई, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप आज यहाँ किस लिए आए हैं? हुआंग जुनकाई ने अपनी कॉफी की चुस्की लेते हुए पूछा। यह जानते हुए कि दूसरा व्यक्ति व्यस्त है, क्यूई युन सीधे मुद्दे पर आया और अपना उद्देश्य समझाया। यह सुनने के बाद हुआंग जुनकाई ने थोड़ी हैरानी से उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, श्रीमान क्यूई, आपके वाकई अच्छे संपर्क हैं। ची युन ने तुरंत इसे खारिज कर दिया और विनम्रतापूर्वक जवाब दिया, आपकी उपस्थिति में मैं ऐसी प्रशंसा का पात्र नहीं हूँ, मैं तो बस अपनी जीविका चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। हुआंग जुनकाई ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा, श्रीमान क्यूई, आप बहुत ही विनम्र हैं। बिल्कुल सहयोग संभव है। हमने कई समान परियोजनाएं पूरी की हैं और डिलीवरी समय और सिस्टम सुरक्षा के मामले में आप निश्चिंत रह सकते हैं। ची युन का चेहरा खुशी से चमक उठा, यह बहुत बढ़िया है। राष्ट्रपति हुआंग के समर्थन से मैं निश्चिंत हो सकती हूँ। सहयोग तय हो जाने के बाद उन्होंने लाभ वितरण पर चर्चा शुरू की और मोटे तौर पर इस बात पर सहमति बनी कि क्यूई युन को 2.5 मिलियन मिलेंगे क्योंकि उनकी कंपनी ने बोली हासिल की थी और शेष 3.5 मिलियन हुआंग जुनकाई को मिलेंगे, जबकि ग्रैंड सिस्टम विकास और उसके बाद के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगा। हालांकि इस तरह की परियोजना के लिए धनराशि चरणों में वितरित की जाती है और निश्चित रूप से एक साथ नहीं, इसलिए वे एक मौखिक समझौते पर पहुंचे जिसमें ग्रैंड पहले परियोजना योजना तैयार करेगा और बोली जीतने के बाद दोनों पक्ष एक औपचारिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। चर्चा के बाद क्यूई युन ज्यादा देर तक नहीं रुके और जाने के लिए उठ खड़े हुए और हुआंग जुनकाई ने बहुत ही विनम्रता से उन्हें लिफ्ट तक पहुंचाया। बाद में कार में बैठे हुए यह देखकर कि स्कूल की छुट्टी का समय लगभग हो चुका था, उसे अभी तक वेई जुएमिंग का फोन नहीं आया था। इसलिए क्यूई युन ने सीधे घर जाने का फैसला किया और पहले अपनी बेटी को किंडरगार्टन से लेने की योजना बनाई क्योंकि उसने कल रात उससे वादा किया था कि वह आज उसे पिज्जा खिलाने के लिए बाहर ले जाएगा। कार पार्क करने के बाद वह किंडरगार्टन के प्रवेश द्वार की ओर चला, जहां संयोगवश उसकी मुलाकात झाओ किंग से हुई जो अपनी बेटी के साथ बाहर आ रहा था। छोटी बच्ची ने क्यूई युन को देखा और खुशी से उसकी बाहों में दौड़ पड़ी। पापा। क्यूई युन खुशी से लथपथ होकर नीचे बैठ गया, अपनी बेटी को गले लगाया और उसके गाल पर चुंबन करते हुए बोला, नुननुआन, आज तुम किंडरगार्टन में अच्छी तरह से रही। छोटी बच्ची ने ऊपर देखते हुए जोर से सिर हिलाया और बोली, पापा, मैं बहुत अच्छी बच्ची थी। मुझे एक छोटा सा लाल फूल भी मिला। इतना कहते हुए उसने अपनी जेब से एक छोटा सा लाल फूल निकाला और उसे क्यूई युन के सामने लहराया। यहाँ थोड़ा सा पॉज लेते हैं। अब तक कहानी में पावर का फाउंडेशन तैयार हो चुका है और आगे जो होने वाला है वो प्रोटैगनिस्ट के लिए सब कुछ बदल सकता है। अगर आपको सिस्टम, कल्टिवेशन और फैंटेसी ऑडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली कहानियाँ आपसे मिस ना हो। अपडेट और एक्स्ट्रा कंटेंट के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करना भी एक अच्छा ऑप्शन है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। यह सुनकर क्यूई युन मुस्कुराई और उसके सिर पर थपथपाते हुए बोली, नुआनुआन बहुत ही प्यारी है, तो पापा तुम्हें अभी एक बड़ा पिज्जा खिलाने ले जाएंगे, कैसा रहेगा? छोटी बच्ची उत्साह से झूम उठी, ताली बजाई और उछलते हुए बोली, हाँ हाँ, मुझे सबसे बड़ा पिज्जा चाहिए। इसी समय झाओ किंग भी मुस्कुराते हुए पास आईं और बोली, उन्होंने दोपहर के भोजन में ठीक से नहीं खाया, बस उम्मीद है कि आप उन्हें आज रात पिज्जा खिलाने के लिए बाहर ले जाएंगे। क्यूई युन खिलखिलाकर हंसा, तो चलिए चलते हैं। इतना कहकर उसने छोटी बच्ची को अपनी बाहों में उठाया और झाओ किंग का हाथ पकड़कर पार्किंग की ओर चल पड़ा।
वे तीनों कार में बैठ गए और जैसे ही कार स्टार्ट हुई उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर देखा तो वेई जुएमिंग का नाम दिखाई दिया। क्यूई युन ने पुकार का जवाब दिया, ओल्ड वेई। ची युन, चीनी विज्ञान अकादमी के निदेशक यू आ गए हैं, क्या आप अभी इधर आ सकते हैं? वेई जुएमिंग ने पूछा। यह सुनकर क्यूई युन ने रियरव्यू मिरर में देखा और पाया कि छोटी लड़की उत्सुकता से उसकी ओर देख रही थी। इसलिए वह एक पल के लिए हिचकिचाया और माफी मांगते हुए बोला, माफ कीजिए ओल्ड वेई, मैं अभी थोड़ा व्यस्त हूँ, क्या आप 2 घंटे और इंतजार कर सकते हैं? वेई जुएमिंग थोड़ा चौंक गया, क्योंकि वह जानता था कि निर्देशक यू की प्रतिष्ठा के कारण लोग आमतौर पर उनसे मिलने के लिए बेताब रहते हैं, फिर भी यह युवक उसे 2 घंटे तक इंतजार करवा रहा था। हालांकि वह यह भी जानता था कि क्यूई युन ऐसी व्यक्ति नहीं थी जो बड़ी तस्वीर को न समझ पाए और निश्चित रूप से जानबूझकर मुश्किल खड़ी नहीं कर रही थी, इसलिए उसने आह भरी और सहमति जताते हुए कहा, ठीक है, मैं डायरेक्टर यू को बता दूंगा। काम खत्म होते ही जितनी जल्दी हो सके आ जाना। ठीक है, धन्यवाद ओल्ड वेई, क्यूई युन ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। फोन रखने के बाद झाओ किंग ने झुककर पूछा, क्या आपको कुछ काम है? अध्याय 171 से 136 चीनी विज्ञान अकादमी ट्रिपल कॉम्बो भाग 4। अध्याय 136 चीनी विज्ञान अकादमी ट्रिपल कॉम्बो भाग 4। ची युन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, जल्दी नहीं है, अगर मैं आपके साथ पहले खाना खत्म कर लूं तो भी कोई बात नहीं। झाओ किंग ने धीरे से सिर हिलाया, आगे कुछ नहीं पूछा, बस उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। कुछ ही देर में वे पिज्जा की दुकान पर पहुंच गए। क्यूई युन ने छोटी बच्ची को अपनी बाहों में उठाया और दुकान के अंदर जाकर खिड़की के पास एक सीट चुन ली। वेटर ने उत्साहपूर्वक मेनू थमा दिया और छोटी लड़की ने कुशलता से फ्रूट पिज्जा की ओर इशारा किया और साथ ही चॉकलेट आइसक्रीम का ऑर्डर भी दे दिया। फिर क्यूई युन ने मेनू लिया और झाओ किंग को पसंद आने वाले कुछ व्यंजन ऑर्डर किए। कुछ ही देर में वेटर उनके द्वारा ऑर्डर किए गए सभी व्यंजन मेज पर ले आया। उस नन्ही बच्ची की निगाहें उसके सामने रखे स्वादिष्ट भोजन पर टिकी हुई थीं। उसने उत्सुकता से अपना छोटा हाथ बढ़ाकर पिज्जा का एक टुकड़ा उठाया, एक छोटा सा निवाला लिया और उसका चेहरा तुरंत एक प्यारी सी मुस्कान से खिल उठा। वाह, यह तो बहुत स्वादिष्ट है। झाओ किंग मुस्कुराई और अपने होठों के कोने पहुंचते हुए बोली, नुआनुआन, खाना धीरे धीरे खाओ। ची युन ने अपनी बेटी के प्रसन्न चेहरे को देखा और उसका हृदय स्नेह से भर गया। वे दोनों खाना खाते हुए अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। इसी क्षण झाओ किंग ने अचानक देखा कि नुननुआन, जो 1 मिनट पहले बहुत चंचल थी, अचानक शांत हो गई थी। उसका छोटा सा सिर खिड़की की ओर मुड़ा हुआ था और वह किसी चीज को ध्यान से देख रही थी। नुआनुआन, क्या हुआ? झाओ किंग ने पूछा। छोटी बच्ची ने अपना सिर घुमाया, कुछ उदास सी लग रही थी। उसने धीरे से कहा, मैंने माँ को देखा। ची युन थोड़ा चौंक गई, खिड़की से बाहर देखने के लिए मुड़ी और संयोगवश दूर से शेन वांटिंग को एक काली पासैट कार में बैठते हुए देखा। जब से वह बच्ची अपनी माँ को वापस लेकर आया था, तब से यह पहली बार था जब उस बच्ची ने उसे अपनी माँ से देखा था। झाओ किंग भी स्तब्ध रह गई, फिर उसके चेहरे पर एक जटिल भाव प्रकट हुआ। उसने नुननुआन के छोटे से सिर पर हाथ फेरा और सोचने लगी कि उसे कैसे दिलासा दे। तभी अचानक छोटी बच्ची ने मुड़कर अपनी माँ को गले लगा लिया और धीरे से बोली, अब मेरी एक नई माँ है। उसके लहजे से ऐसा लग रहा था मानो वह खुद को दिलासा दे रही हो। छोटी बच्ची के शब्दों को सुनकर झाओ किंग का दिल बुरी तरह से दुख से भर गया। उसे उसकी समझदारी पर दुख भी हुआ और थोड़ा असमंजस भी महसूस हुआ। उसने छोटी बच्ची की पीठ पर धीरे से थपथपाते हुए धीमी आवाज में कहा, सुंदर नुननुआन, अपनी माँ को याद करना स्वाभाविक है, लेकिन तुम सही भी हो। अब मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगी और तुम्हारे बड़े होने तक तुम्हारे साथ रहूंगी। क्यूई युन ने नुननुआन को देखा। वह अपराध बोध और बेबसी से भरी हुई महसूस कर रही थी। उन्हें शेन वांटिंग से इस स्थिति में मिलने की उम्मीद नहीं थी और उनकी बेटी की प्रतिक्रिया ने उनके दिल को दुख पहुंचाया। बच्ची की भावनाएं बहुत जल्दी आती हैं और उतनी ही जल्दी चली भी जाती हैं। खाना खत्म करने के बाद वापस आते समय वह फिर से वही बातूनी नन्ही बच्ची बन गई। क्यूई युन ने पहले उन दोनों को घर छोड़ा और फिर जल्दी से नए स्थान की ओर रवाना हो गई। इस समय तक आसमान पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था। दफ्तर के अंदर वेई जुएमिंग सोफे पर बैठे हुए सफेद बालों वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति से बातचीत कर रहे थे। क्यूई युन को अंदर आते देख दोनों ने अपनी बातचीत रोक दी। वेई जुएमिंग ने उसे हाथ हिलाकर कहा, आखिरकार तुम आ ही गए, आओ और बैठो। ची युन ने थोड़ा झुककर माफी मांगते हुए कहा, आप दोनों को इतनी देर तक इंतजार कराने के लिए मुझे खेद है। वेई जुएमिंग ने हाथ हिलाते हुए कहा, ठीक है, हमें पता है कि आपको किसी वजह से देरी हुई है। हम बूढ़े लोग आप नौजवानों से झगड़ा नहीं करेंगे। मैं आपको इनसे परिचित कराता हूँ। ये चीनी विज्ञान अकादमी के निदेशक यू हैं, जो इस बार किंगनाम पुस्तक से संबंधित मामलों के लिए भी जिम्मेदार हैं। निर्देशक यू, यह वही क्यूई युन है जिनका मैंने पहले जिक्र किया था, जिन्होंने उल्कापिंड दान किया था। क्यूई युन ने वेई जुएमिंग को कृतज्ञता भरी नजर से देखा, फिर आगे बढ़कर हाथ बढ़ाते हुए कहा, नमस्कार निर्देशक यू।
निर्देशक यू मुस्कुराते हुए खड़े हुए, क्यूई युन से हाथ मिलाया और गर्मजोशी से कहा, बहुत बढ़िया, वास्तव में प्रतिभाशाली और उत्कृष्ट किंगनान पुस्तक की खोज देश के लिए एक महान योगदान है। क्यूई युन ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, निर्देशक यू, आप बहुत दयालु हैं, यह तो मुझे करना ही चाहिए था। वेई जुएमिंग दिल खोलकर हंसे और बोले, इतने विनम्र मत बनो नौजवान, निर्देशक यू शायद ही कभी किसी की प्रशंसा करते हैं। अध्याय 172 से 137 नगर परिषद में एक मित्र दोहरा। अध्याय 172 अध्याय 137 नगर परिषद में एक मित्र दोहरा अध्याय। कुछ औपचारिकताओं के बाद बातचीत आखिरकार सही दिशा में आगे बढ़ी। निर्देशक यू ने मेज पर रखा चाय का कप उठाया और धीरे धीरे अपना मुंह खोलते हुए कहा कि लड़के, हमें अपने विचार बताओ। यह सुनकर ची युन सीधा बैठ गया और गंभीरता से बोला, सबसे पहले मैं व्यक्तिगत रूप से किंगनान पुस्तक देश को दान करने के लिए बहुत इच्छुक हूँ। आखिरकार देश के मजबूत होने पर ही हम राष्ट्रवासी गर्व से खड़े हो सकते हैं, जिसमें पिछली बार उल्कापिंड का दान करना भी शामिल है। उन्होंने पूरी ईमानदारी से बात की, 4 से 5 मिनट तक निरर्थक शब्दों का प्रयोग करते रहे, जिससे निर्देशक यू और वेई जुएमिंग के चेहरे पर अजीब भाव आ गए। जैसे ही वह बाढ़ राहत के लिए दान का जिक्र करने वाले थे, निर्देशक यू खुद को रोक नहीं पाए। हल्की खांसी के साथ उन्होंने बात काटते हुए कहा कि युन, मैं जानता हूं कि आप कर्तव्यनिष्ठा से भरपूर व्यक्ति हैं, देश के प्रति आपका सच्चा प्रेम दिन रात की तरह स्पष्ट है। अब चलिए सीधे आपकी विशेष मांगों पर बात करते हैं। क्यूई युन अचंभित रह गया और मासूमियत का दिखावा करते हुए बोला, अनुरोध? मैं तो यह सब सिर्फ देशभक्ति की भावना से कर रहा हूं, मैं देश से कोई मांग कैसे कर सकता हूं? निर्देशक यू का चेहरा और भी अजीब हो गया। अगर उन्होंने वेई जुएमिंग से पहले ही इस बारे में बात न की होती और उन्हें यह पता न होता कि यह आदमी काफी चालाक है, तो शायद वे लगभग इस बात पर विश्वास ही कर लेते। यह चालाक व्यक्ति स्पष्ट रूप से चाहता था कि वह पहले बोले। उसने उसे अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा और सोचने लगा, मैं तुम्हारे देशभक्तिपूर्ण हृदय को जानता हूँ, लेकिन देश तुम्हारी चीजें मुफ्त में नहीं लेगा। हमारी चीनी विज्ञान अकादमी किंगनान पुस्तक के आपके दान के बदले में $5 मिलियन का इनाम देने को तैयार है। इस बारे में आपका क्या विचार है? यह सुनकर क्यूई युन ने झट से अपना सिर हिलाया और कहा, डायरेक्टर यू, मैं सच में पैसे की इतनी परवाह नहीं करता। निर्देशक यू ने मन ही मन इस बच्चे की अत्यधिक भूख पर गुस्सा किया, फिर रुककर दोबारा बोले, मैं अपने चिकित्सा विभाग के बजट से 1 और 10 लाख आवंटित करने का फैसला कर सकता हूँ, जिससे कुल राशि 6 मिलियन हो जाएगी। निर्देशक यू, आपने मुझे बिल्कुल गलत समझा। पिछली बार जब मैंने संग्रहालय को उल्कापिंड दान किया था, तब सभी विभाग आर्थिक तंगी में थे। जब निर्देशक यू ने उस व्यक्ति को दोबारा यह कहते सुना तो उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ज्यादा मत खींचो बच्चे। हालांकि हमारी चीनी विज्ञान अकादमी के पास पर्याप्त धन है, लेकिन सभी वैज्ञानिक अनुसंधान परियोजनाएं महंगी होती हैं और $6 मिलियन निकालना पहले ही इसकी सीमा को पार कर चुका है। उनके बगल में वेई जुएमिंग ने भी हल्की खांसी की, क्यूई युन की ओर देखा और बीच में कहा, क्यूई युन, निदेशक यू ने जो कहा वह सच है। हम जानते हैं कि किंगनान पुस्तक अमूल्य है और इसे पैसे से नहीं मापा जा सकता, लेकिन यह देश की ओर से आपके योगदान के लिए एक प्रकार का पुरस्कार भी है। आपको इसे स्वीकार करना चाहिए। यह सुनकर क्यूई युन ने भी उसकी ओर देखा और अपनी भौहें सिकोड़ते हुए ऐसा भाव दिखाया मानो वह कुछ कहना चाहता हो लेकिन हिचकिचा रहा हो। वेई जुएमिंग मुस्कुराए और आगे बोले, अगर आपकी कोई और गुजारिश हो तो आप एक साथ बता सकते हैं। जब तक इससे सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं होता, निर्देशक यू आपकी मांगों को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। यह सुनकर निर्देशक यू पहले तो स्तब्ध रह गए, लेकिन उन्हें जल्दी ही बात समझ आ गई और उन्होंने वेई जुएमिंग की ओर मुड़कर सोचा, क्या तुम दोनों मेरे लिए दोहरी भूमिका निभा रहे हो? वेई जुएमिंग ने अनसुना करने का नाटक किया और संयमित भाव बनाए रखा। जब ओल्ड वेई बोल चुका है तो मैं इसे अब और नहीं छिपाऊंगा। मेरी एक छोटी सी इच्छा है। निर्देशक यू ने चाय का कप नीचे रखा, अपने पैर मोड़े और गहरी आवाज में कहा, ठीक है, अगर यह एक व्यवहार्य सीमा के भीतर है तो हम आपकी सुविधा के लिए व्यवस्था करने की कोशिश कर सकते हैं। मेरा एक दोस्त है जो नगर समिति का सदस्य है। जब भी हम साथ में खाना खाते हैं वे मेरे साथ नखरे दिखाने लगते हैं। क्यूई युन ने अपनी बात खत्म करते हुए अजीब सी हंसी और फिर अपना सिर नीचे करके अपनी कलाई पर बंधी घड़ी को देखने लगा। बहुत सोच विचार के बाद उन्होंने कम से कम थोड़ी और सुरक्षा के लिए यह शर्त रखी। यह सुनकर निर्देशक यू और वेई जुएमिंग दोनों ही अचंभित रह गए और अविश्वास भरी निगाहों से एक दूसरे को देखने लगे। यह देखकर कि निदेशक यू ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया, वेई जुएमिंग ने अपनी चाय का कप उठाया और कहा, ओल्ड यू, आपके विभाग द्वारा इस मामले का नेतृत्व करने में कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? आपने पहले इस लड़के की प्रतिभा की प्रशंसा की थी। नगर समिति में प्रवेश करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। डायरेक्टर यू ने उसकी ओर मुड़कर देखा, फिर क्यूई युन की ओर एक नजर डाली और रुखेपन से कहा, और कोई अनुरोध नहीं है ना? यह सुनकर क्यूई युन को खुशी का अनुभव हुआ। उसे एहसास हुआ कि वह सफल हो गया है
और उसने जल्दी से अपना सिर उठाया, हाथ हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, देश के पुरस्कार के लिए धन्यवाद। निर्देशक यू ने हल्के से सिर हिलाया। उनके चेहरे पर थोड़ी सी बेबसी झलक रही थी कि लड़के, देश के प्रति आपके योगदान को देखते हुए हम इस मामले पर विचार करेंगे, लेकिन आपको यह समझना होगा कि नगर समिति में प्रवेश करना कोई आसान बात नहीं है। इसके लिए कई आकलन और समीक्षा की आवश्यकता होती है। हम केवल कुछ सहायता और समर्थन प्रदान करने का वादा कर सकते हैं। अंतिम परिणाम संबंधित विभागों द्वारा ही तय किया जाएगा। क्यूई युन स्वाभाविक रूप से इन शब्दों को समझ गया और अपनी समझ को दर्शाने के लिए उत्सुकता से सिर हिलाया। और हाँ, 6 मिलियन के बारे में मैं कल किसी को आपसे संपर्क करने का इंतजाम कर दूंगा। अगर और कुछ नहीं है तो आप अभी जा सकते हैं। डायरेक्टर यू अब इस आदमी से और बात नहीं करना चाहते थे। ठीक है, तो मैं अब आप दोनों सज्जनों को और परेशान नहीं करूंगा, क्यूई युन ने उठते हुए कहा और अपनी जेब से फोन निकालते हुए बोला, डायरेक्टर यू, क्या आप अपना संपर्क विवरण छोड़ सकते हैं? अगर मुझे कभी राजधानी आने का मौका मिला तो मैं आपसे मिलने आ सकता हूं। निर्देशक यू ने अपनी भौहें थोड़ी सी सिकोड़ी, जिससे उनके चेहरे पर थोड़ी सी झिझक दिखाई दी। अब वह उस लड़के से थोड़ा चिढ़ गया था, लेकिन किंगनान पुस्तक दान करने के योगदान को देखते हुए सीधे मना करना उचित नहीं था। इसलिए उसने अनिच्छा से उसे अपना निजी नंबर दे दिया। क्यूई युन ने झटपट अपने फोन में नंबर सेव कर लिया। उसका चेहरा मुस्कान से भर गया। धन्यवाद निर्देशक यू। निर्देशक यू ने हल्के से हाथ हिलाते हुए कहा, ठीक है, आप पहले वापस जाइए। किंगनान पुस्तक के दान संबंधी मामलों के बारे में मैं आपको बाद में सूचित कर दूंगा, आपको बस तैयार रहना होगा। क्यूई युन ने सिर हिलाया और दोनों की ओर हाथ जोड़कर कहा, अलविदा सज्जनों। जब वह बाहर निकलकर दरवाजा बंद कर दिया तो निर्देशक यू ने वेई जुएमिन की ओर मुड़कर देखा और झुंझलाहट से कहा, तुम बूढ़े धूर्त, तो तुम मेरे पक्ष में नहीं थे। अध्याय 173 से 137 नगर परिषद में एक मित्र दोहरा। अध्याय 173 अध्याय 137 नगर परिषद में एक मित्र दोहरा अध्याय। वेई जुएमिन को आश्चर्य नहीं हुआ और उन्होंने चाय की एक घूंट लेते हुए स्पष्ट रूप से कहा, अकृतज्ञ मत बनो। चीनी विज्ञान अकादमी से इस खजाने में रुचि रखने वाले आप अकेले नहीं हैं। याद रखें कि आप पर मेरा एक एहसान है। यह सुनकर निदेशक यू ने दांत पीस लिए, क्योंकि उन्हें पता था कि दूसरे पक्ष की बात सच है। हालांकि चीनी विज्ञान अकादमी प्रभावशाली है, लेकिन अन्य संस्थाएं भी उतनी ही शक्तिशाली हैं। एक बार जब किंगनान पुस्तक की खबर लीक हो जाती है तो यह अनिश्चित है कि यह अंततः उनके हाथों में पहुंचेगी या नहीं। ठीक है, समझ लो कि मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ, डायरेक्टर यू ने बेबसी से कहा। लेकिन वो बदमाश ची युन बहुत चालाक है, मैं लगभग उसके झांसे में आ ही गया था। वेई जुएमिन हंसते हुए बोले, वह लड़का वाकई थोड़ा चालाक है, लेकिन उस पर भरोसा किया जा सकता है। देखिए, उन्होंने पहले एक उल्कापिंड दान किया था और अब किंगनान पुस्तक सौंप दी है। इससे पता चलता है कि उनमें अभी भी देशभक्ति की भावना बाकी है। आम लोगों के अपने विचार और अनुरोध होना स्वाभाविक है। निर्देशक यू ने सिर हिलाया और आगे कुछ नहीं कहा। वेई जुएमिन के कार्यालय से निकलने के बाद क्यूई युन सीधे घर चली गई। छोटी बच्ची पहले ही सो चुकी थी और सोफे पर केवल झाओ किंग ही उसका इंतजार कर रही थी। तो कैसा रहा? सब ठीक ठाक रहा। झाओ किंग ने रसोई से उसके लिए ताजा बना हुआ चिकन सूप का कटोरा लाते हुए पूछा। क्यूई युन ने चिकन सूप लिया, कृतज्ञता पूर्वक झाओ किंग की ओर देखा, उस पर धीरे से फूंक मारी, एक घूंट लिया और फिर धीरे से कहा, सब कुछ बहुत आसानी से हो गया। माफ कीजिए, मैंने आज आपके साथ नवीनीकरण कंपनी जाने का वादा किया था, लेकिन फिर से देर हो गई। झाओ किंग ने धीरे से अपना सिर हिलाया और धीमी आवाज में कहा, कोई बात नहीं, जब आपके पास समय हो तब आप जा सकते हैं। ची युन ने कटोरा नीचे रखा, झाओ किंग का हाथ पकड़ा, उसे गले लगाया और फुसफुसाते हुए कहा, हो सकता है मुझे कुछ दिनों में हांगकांग जाना पड़े और नुनुआन की देखभाल की जिम्मेदारी फिर से तुम्हें घर पर अकेले छोड़नी पड़े। झाओ किंग थोड़ी हैरान रह गई। उसने मुंह बनाकर क्यूई युन की ओर देखा और थोड़ी नाखुशी जताते हुए कहा, तुम अभी 2 दिन पहले ही तो वापस आई थी और अब तुम्हें फिर से जाना पड़ रहा है। उसकी थोड़ी नाराजगी देखकर क्यूई युन को दिल में अपराध बोध हुआ। उसने हल्के से उसके माथे पर चुंबन किया और धीरे से कहा, मुझे कुछ काम निपटाने हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 दिन के लिए ही। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मैं वापस आकर तुम्हारे लिए ले आऊंगा। यह सुनकर झाओ किंग ने अंततः आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस काम खत्म होते ही वापस आ जाना। ची युन ने उसे और कसकर गले लगाया, चिंता मत करो, मैं जल्दी से सब कुछ संभाल लूंगी और वापस आ जाऊंगी। अगले दिन नाश्ता करते समय क्यूई युन ने दिन भर की खुफिया जानकारी की जांच की। वर्तमान खुफिया अंक 9। आज की खुफिया जानकारी 1, लाल बॉस बी की रखैल जियांग यू और उसका चचेरा भाई गुप्त रूप से मिलीभगत कर कंपनी से 80 मिलियन का गबन करने और कल सुबह लंदन के लिए उड़ान भरने की योजना बना रहे हैं। वे फिलहाल हांगकांग सेंट्रल हिल्टन होटल के कमरा नंबर 1801 में ठहरे हुए हैं।
छी छी अभी भी खुद को सहायक कह रही है। यह जियांग यू काफी चतुर है जो एक साथ दोनों भाइयों को संभालने में कामयाब हो जाता है। क्यूई युन ने भौहें चढ़ाकर सोचा। वह जानता था कि मदद न करने का कोई कारण नहीं था क्योंकि पिछली बार उस छोटे बिला के लिए वह उनका एहसानमंद था। कल सुबह की फ्लाइट। लगता है मुझे हांगकांग के लिए जल्दी निकलना पड़ेगा। आज की खुफिया जानकारी दो। लाल जापानी नागरिक फुकुई साकेदा शेंशुईबू में एक बड़े बॉस के अड्डे पर धोखाधड़ी करते हुए पकड़े गए और वर्तमान में शेंशुईबू के 14 नानचांग स्ट्रीट स्थित मेजर टॉम बार में हिरासत में हैं। दूसरी जानकारी ने क्यूई युन को उलझन में डाल दिया क्योंकि उसका उस जापानी व्यक्ति से कोई संबंध नहीं था, है ना? क्या उसे बचाना है? किसी बड़े बॉस से उलझना, उसे कैसे बचाना है? मेरे पास उस तरह का प्रभाव नहीं है। आज की खुफिया जानकारी 3 लाल हुआलिंग जेड मार्केट ए 201 में हाल ही में खुले एक जेड स्टॉल में कचरे के ढेर में 2000 युआन की कीमत का एक मिट्टी के पीले रंग का खुरदुरा पत्थर मिला जिसके भीतर 60,000 युआन से अधिक कीमत का एक छोटा कांच जैसा जेड रत्न था। यह जानकारी देखकर उसे अचानक याद आया कि उसने शी फेंग से कच्चा पत्थर ढूंढने में मदद करने का वादा किया था और अब वह अवसर आ गया था। इसलिए उसने तुरंत एक संदेश संपादित किया और उसे शी फेंग को भेज दिया जिसमें उसे बाजार से खुद ही इसे खरीदने के लिए कहा गया था। संदेश भेजने के बाद क्यूई युन ने हांगकांग जाने वाली उड़ानों की जांच की और पाया कि सबसे पहली उड़ान दोपहर 2 बजे थी और अभी सुबह के 10 बजे ही हुए थे, इसलिए उसके पास समय होना चाहिए। उसने जल्दी से नाश्ता खत्म किया और अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। तभी उनके फोन की घंटी बजी। राजधानी से एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। नमस्कार श्रीमान क्यूई, मैं निदेशक यू की सहायक हूँ। क्या आपके पास अभी शिंदा आकर दान समझौते पर हस्ताक्षर करने का समय है? क्यूई युन थोड़ा हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि डायरेक्टर यू इतनी जल्दी कार्रवाई करेंगे। कुछ देर सोचने के बाद उसने फोन पर जवाब दिया, ठीक है, मैं अभी निकल रहा हूँ। फोन रखने के बाद उसने झाओ किंग को मैसेज करके अपनी योजना में बदलाव के बारे में बताया और कहा कि उसे आज हांगकांग जाना होगा। फिर वह जल्दी से सूटकेस हाथ में लेकर शिंदा की ओर चल पड़ा। वेई जुएमिंग के कार्यालय में उनके और निदेशक यू के अलावा लगभग 25 या 26 वर्ष की एक युवती बैठी थी जो विद्वतापूर्ण प्रतीत हो रही थी। संभवतः वही सहायक थी जिसने पहले फोन किया था। कि युन आप यहाँ हैं, बैठ जाइए। वेई जुएमिंग ने मुस्कुराते हुए पास के सोफे की ओर इशारा किया। मुझे डर था कि आप जल्दी में होंगे, इसलिए निदेशक यू ने सुबह सबसे पहले दान समझौते को फैक्स करवा दिया था। क्यूई युन मन ही मन मुस्कुराई क्योंकि वह जानती थी कि बात उसकी जल्दबाजी की नहीं थी बल्कि संभावित जटिलताओं को लेकर उनकी चिंता की थी। युवती ने अपना ब्रीफकेस खोला, उसमें से कुछ दस्तावेज निकाले और दोनों हाथों से उन्हें सौंप दिया। क्यूई युन ने उसे धन्यवाद दिया, दस्तावेज लिए और उन पर सरसरी नजर डाली जिसमें चीनी विज्ञान अकादमी को दिए गए उनके दान के लिए 6 मिलियन युआन के मुआवजे का उल्लेख था, जबकि राजनीतिक मामले का कोई जिक्र नहीं था। स्वाभाविक रूप से ऐसी चीजें लिखित रूप में नहीं रखी जाती हैं। उन्हें ज्यादा चिंता नहीं थी क्योंकि उन्हें दूसरों की ईमानदारी पर भरोसा था, खासकर वेई जुएमिंग के मध्यस्थता करने पर। यहाँ थोड़ा सा पॉज लेते हैं। अब तक कहानी में पावर का फाउंडेशन तैयार हो चुका है और आगे जो होने वाला है वो प्रोटैगनिस्ट के लिए सब कुछ बदल सकता है। अगर आपको सिस्टम, कल्टिवेशन और फैंटेसी ऑडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली कहानियाँ आपसे मिस ना हो। अपडेट और एक्स्ट्रा कंटेंट के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करना भी एक अच्छा ऑप्शन है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। की किंगनान पुस्तक के बारे में चीनी विज्ञान अकादमी फिलहाल इसका खुलासा नहीं करेगी, लेकिन जरूरत पड़ने पर टीवी पर साक्षात्कार हो सकता है, निदेशक यू ने शांत भाव से कहा। एक टीवी इंटरव्यू। क्यूई युन चौंक गई, क्या यह जरूरी है? मैं तो गुमनाम रहना पसंद करती हूँ। निर्देशक यू चुप रहे जबकि युवा सहायक ने मुस्कुराते हुए समझाया, श्रीमान क्यूई, आपका किंगनान पुस्तक का दान एक महत्वपूर्ण देशभक्तिपूर्ण कार्य है। उचित प्रचार से दूसरों को भी राष्ट्र के लिए योगदान देने की प्रेरणा मिलेगी और जनता को चिकित्सा अनुसंधान के लिए किंगनान पुस्तक के महत्व को समझने में मदद करें। साथ ही आपके योगदान को भी पहचानें और उसका सम्मान करें। उसके शब्दों से क्यूई युन इनकार नहीं कर सकी और आह भरते हुए बोली, ठीक है, फिर कई लोग ऐसे अवसर के लिए प्रयास करेंगे और तुम अभी भी इतने अनिच्छुक हो, वेई जुएमिंग ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। निर्देशक यू ने भी आह भरते हुए कहा, अब मुझे समझ में आया, यह लड़का सचमुच चुपचाप धन कमाना चाहता है। ची युन को कोई आपत्ति नहीं थी जब तक उसे लाभ मिल रहा था। उसने समय देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अगर आगे कोई निर्देश नहीं है तो मुझे जाना चाहिए। उन्होंने जवाब दिया, जाओ जाओ। शिंदा से निकलकर क्यूई युन सीधे आव्रजन कार्यालय की ओर रवाना हुई क्योंकि उसे हांगकांग की यात्रा के लिए आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने थे। इससे पहले उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया था।
इसलिए उन्हें लगा कि इसे मौके पर ही जारी किया जा सकता है, लेकिन कर्मचारियों ने उन्हें बताया कि इसमें 10 कार्य दिवस तक का समय लग सकता है। निराश होकर वह बाहर निकला, सिगरेट जलाई और सोचने लगा कि क्या उसे झांग दयों को मदद के लिए फोन करना चाहिए। लेकिन इतनी छोटी सी बात पर उन्हें परेशान करना अनुचित प्रतीत हुआ। फिर उनके मन में एक गोलमटोल व्यक्ति की छवि उभर आई। मैं हूं ची युन, उसने पुकारा। हाँ, मुझे एक जरूरी काम है। आज हांगकांग जाने की योजना बना रहा हूं, लेकिन इस पास के लिए लंबा इंतजार थोड़ी परेशानी का कारण है। ठीक है, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। जब मैं वापस आऊं तो साथ में कुछ पीते हैं। कुछ मिनट बाद एक अज्ञात कॉल आई। क्यूई युन ने जवाब दिया और वापस हॉल में चली गई। इसके बाद वह सीधे हवाई अड्डे के लिए रवाना हो गया। 2 और अध्याय लिखे जा रहे हैं, उन्हें बाद में पोस्ट किया जाएगा। अध्याय 174 से 138 सिस्टम को लेवल 4 में अपग्रेड किया गया। दुगनी लंबाई। अध्याय 174 अध्याय 138 सिस्टम को लेवल 4 में अपग्रेड किया गया। दुगनी लंबाई। रात के समय हिल्टन होटल की लॉबी में कमरा बुक करने के बाद क्यूई युन ने सिगरेट जलाई, अपना फोन निकाला और राष्ट्रपति बी का नंबर डायल किया। हेलो भाई क्यूई, क्या हालचाल है? दूसरी तरफ से राष्ट्रपति बी की आवाज थोड़ी थकी हुई लग रही थी। क्यूई युन ने हंसते हुए जवाब दिया, हे, क्या राष्ट्रपति बी भी हांगकांग आए थे? मैंने अभी अभी होटल की लॉबी में आपकी महिला सहायक को देखा। क्या? राष्ट्रपति बी की आवाज अचानक ऊंची हो गई और उन्होंने फिर से पुष्टि करते हुए कहा, आपने जियांग यू को देखा? हाँ, इसीलिए मैंने आपको फोन करके पूछा था कि क्या आप भी हांगकांग में हैं। आपकी आवाज कुछ अजीब सी क्यों लग रही है? क्यूई युन ने पूछा। दूसरी तरफ से भारी सांस लेने की आवाज आई, मानो वह व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की बहुत कोशिश कर रहा हो। कुछ हुआ है, इसे कुछ शब्दों में समझाना मुश्किल है। आप किस होटल में हैं? अरे, क्यूई युन ने आश्चर्य जताते हुए जवाब दिया, मैं सेंट्रल के हिल्टन होटल में हूँ। ठीक है, मुझे समझ आ गया। राष्ट्रपति बी ने इस विषय पर आगे चर्चा नहीं की और कुछ देर रुककर कहा, भाई, आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं कल सबसे पहली फ्लाइट से आऊंगा और तब आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर धन्यवाद दूंगा। ठीक है, कल मिलते हैं। फोन रखने के बाद क्यूई युन के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने सिगरेट बुझाई और लिफ्ट की ओर चल पड़ा। वह अच्छी तरह जानता था कि राष्ट्रपति भी शायद बहुत चिंतित होंगे। $80 मिलियन की धनराशि किसी भी कंपनी के लिए बहुत बड़ी रकम है और यह भी ध्यान देने वाली बात है कि यह प्रेम और पारिवारिक विश्वासघात से जुड़ी हुई है। कमरे में वापस आकर क्यूई युन ने कपड़े बदले, टोपी पहनी और फिर होटल से निकलकर सेंट्रल MTR स्टेशन की ओर चल दी। राष्ट्रपति बी को सतर्क करने के लिए एक उपयुक्त कारण खोजने के अलावा उनका उद्देश्य उपराष्ट्रपति लियू को गबन की गई अवैध धनराशि को वापस पाने में मदद करना भी था। हालांकि शाम हो चुकी थी, फिर भी स्टेशन पर लोगों की काफी भीड़ थी। क्यूई युन स्टेशन में बने स्टोरेज लॉकरों की ओर बढ़ा, चारों ओर देखा और अचानक उसकी नजर ऊपर लगे एक निगरानी कैमरे पर पड़ी। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाया, बल्कि पास के शौचालय में गए और फिर उसी रास्ते से वापस आ गए। उसने सोचा कि अगर उपराष्ट्रपति लियू को सोने की छड़ें गायब होने का पता भी चल जाए तो शायद वह पुलिस को बुलाने से बहुत डरेंगे, लेकिन कौन जानता है कि वह अचानक ही तर्कहीन तरीके से व्यवहार करने लगे। 10 लाख से अधिक के लिए जोखिम उठाना उचित नहीं लग रहा था। हमें कोई और सुरक्षित तरीका सोचना होगा, क्यूई युन ने मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलते हुए मन ही मन बुदबुदाया। जैसे ही वह एक अंधेरी और सुनसान गली से गुजर रहा था, अचानक एक छोटी सी आकृति सामने आ गई और उसका रास्ता रोक दिया। चाचा जी, कृपया कुछ पैसे दे दीजिए। ची युन ने गौर से देखा तो उसे एक मैला कुचैला सा छोटा लड़का दिखाई दिया, जिसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा धूल से सना हुआ था और वह उत्सुकता से उसकी ओर देख रहा था। वह क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया, क्योंकि इस अप्रत्याशित दृश्य ने उसके विचारों को बाधित कर दिया था। उसने सहज ही अपनी जेब में हाथ डाला, कुछ नोट निकाले और लड़के को दे दिए। धन्यवाद चाचा, छोटे लड़के ने खुशी से चमकती आंखों से पैसे लिए और भागने के लिए मुड़ गया। रुको, क्यूई युन ने उसे रोक दिया। अचानक उसके मन में एक विचार आया। छोटा लड़का रुक गया और असमंजस भरी नजरों से क्यूई युन की ओर देखने लगा। ची युन लड़के की आंखों में देखते हुए नीचे झुकी और धीरे से पूछा, अरे बच्चे, क्या तुम्हें सड़कों पर भीख मांगने की इजाजत नहीं है? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी? उसके शब्दों पर लड़के का चेहरा चिंतित हो गया। वह सहज रूप से पीछे हट गया। उसकी आंखों में डर की एक झलक दिखाई दी। मुझे पता है, लेकिन मेरी माँ बीमार है और उसे इलाज के लिए पैसों की जरूरत है। मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। कभी कभी पुलिस वाले मुझे भगा देते हैं, लेकिन मैं तेज दौड़ता हूँ, इसलिए वे मुझे पकड़ नहीं पाते। लड़के ने अपने गंदे हाथ से नाक पोंछते हुए कहा। तुम्हारे पिताजी के बारे में क्या? क्यूई युन ने पूछा। वह मर चुका है। यह जवाब सुनकर क्यूई युन को सीने में जकड़न महसूस हुई।
लड़के की आंखों में भय और थोड़ी सी हठधर्मिता देखकर उसका हृदय भावनाओं के भंवर में फंस गया। शुरू में उसका इरादा लड़के का इस्तेमाल करके अपना मकसद हासिल करने का था, लेकिन यह सुनकर उसे अपराध बोध हुआ। तुम्हारी माँ को क्या बीमारी है? सरकारी अस्पताल सस्ते होने चाहिए, है ना? लड़के ने नाक सिकोड़ते हुए धीरे से जवाब दिया, कैंसर। सरकारी अस्पताल में बहुत लंबी लाइन है। डॉक्टर ने कहा कि वह इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकती और उसे निजी अस्पताल जाना होगा, लेकिन वहां का खर्च बहुत ज्यादा है, मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। यह सुनकर क्यूई यून खड़ी हो गई, एक सिगरेट निकाली, उसे जलाया और एक लंबा कश लिया। आपको और कितना चाहिए? लड़के ने अपना सिर नीचे झुकाया, अपने पैर के अंगूठे से जमीन को रगड़ा। काफी देर तक हिचकिचाने के बाद धीरे से बोला, डॉक्टर ने कहा कि इसका खर्च 350,000 आएगा, मुझे अभी भी 320,000 कम पड़ रहे हैं। क्यूई यून ने एक और कश लिया, यह सुनिश्चित करने के लिए चारों ओर देखा कि कोई कैमरा तो नहीं है, और एक निर्णय लिया। उसने अपने बटुए से 20,000 हांगकांग डॉलर निकाले और लड़के को देते हुए पूछा, अब मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूं। पहले ये 20,000 लो और चले जाओ। दूसरा, मेरी किसी काम में मदद करो और जब तुम वह काम पूरा कर लोगे तो मैं तुम्हें 300,000 दूंगा। यह सुनकर लड़के की आंखें चौड़ी हो गईं और वह क्यूई यून के हाथ में मौजूद 20,000 हांगकांग डॉलर को ध्यान से देखने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं। उन्होंने बिना किसी झिझक के सहमति जताते हुए कहा, जरूर, आप जो भी कहेंगे मैं वह करूंगा। क्यूई यून ने लड़के की घबराहट को भांपते हुए सिर हिलाया और धीरे से उसके कंधे पर थपथपाते हुए कहा, डरो मत, मुझे बस तुमसे कुछ लाने के लिए कहना है। सेंट्रल MTR स्टेशन पर स्थित स्टोरेज लॉकर नंबर A386, पासवर्ड 9203, उसमें से सामान बिना खोले निकालकर मुझे दे दीजिए। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? लड़के ने दृढ़ निश्चय से भरी आंखों से ऊपर देखा और पूरे आत्मविश्वास से सिर हिलाते हुए कहा, मैं यह कर सकता हूँ। ठीक है, इसे पहन लो। क्यूई यून ने अपनी जेब से एक मास्क निकाला और लड़के को दे दिया। अध्याय 175 से 138, सिस्टम को लेवल 4 में अपग्रेड किया गया। दुगनी लंबाई। अध्याय 175, अध्याय 138, सिस्टम को लेवल 4 में अपग्रेड किया गया। दुगनी लंबाई। उस छोटे लड़के ने और कोई सवाल नहीं पूछा। उसने मास्क उठाया और झट से अपने चेहरे पर लगा लिया, फिर 20,000 हांगकांग डॉलर को कसकर पकड़ा और मुड़कर मेट्रो स्टेशन की ओर दौड़ पड़ा। ची यून ने एक और सिगरेट जलाई और उस कमजोर आकृति को धीरे धीरे नजरों से उछल होते हुए देखती रही। उसे महसूस हो रहा था कि छोटे लड़के ने जो कुछ भी कहा वह शायद सच था, लेकिन फिर भी यह उसे इस बात पर यकीन दिलाने के लिए पर्याप्त नहीं था कि लड़का पैकेज मिलने के बाद वापस लौट आएगा। हालांकि अगर दूसरा पक्ष सोने की उन छड़ों को लेकर भाग भी जाता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कम से कम ये उसकी माँ के इलाज के लिए तो थे, उस कमीने उपराष्ट्रपति लियू को फायदा पहुंचाने से तो बेहतर ही थे। 3 सिगरेट खत्म करने के बाद गली के अंत में वह जानी पहचानी आकृति दिखाई दी। छोटे लड़के के कदम तेज थे, यह स्पष्ट था कि वह पूरे रास्ते दौड़कर आया था। वह क्यूई यून के पास आया, अपना मुखौटा उतारा और हांफते हुए बोला, वह चीज मेरे हाथों में है। इतना कहकर उसने एक छोटा सा पैकेट क्यूई यून को सौंप दिया। ची यून ने पैकेज उठाया और उसे अपने हाथ में हल्का सा तौला, यह लगभग 2 किलोग्राम था। क्या तुमने इसे खोला? छोटे लड़के ने जल्दी से अपना सिर हिलाया, उसकी आंखों में तनाव का भाव था। उसे चिंता थी कि अगर उसने पैकेज खोल दिया तो क्यूई यून गुस्सा हो जाएगा। नहीं, मैंने उसे पकड़ा और तुरंत यहाँ दौड़कर आ गया। ची यून ने धुएं का एक छल्ला छोड़ा और पूछना जारी रखा, क्या तुम मुझ पर भरोसा करते हो? छोटा लड़का एक पल के लिए झिझका, फिर जल्दी से सिर हिलाकर बोला, मुझे आप पर भरोसा है। फिर पीछे मुड़े और अपनी आंखें बंद कर लें। हालांकि छोटा लड़का थोड़ा असमंजस में था, फिर भी उसने आज्ञाकारी होकर पीछे मुड़कर अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसका शरीर कुछ तनावग्रस्त था और उसकी मुट्ठियां अनायास ही भींच गईं, मानो उसे डर हो कि जब वह अपनी आंखें खोलेगा तो उसके पीछे कोई नहीं होगा। ची यून ने थैले की जिप खोली। उसके सामने 100 ग्राम सोने की 20 छड़ें दिखाई दी। गली की धुंधली रोशनी में भी उनकी सुनहरी चमक साफ दिखाई दे रही थी। उसने थैले से सोने की 4 छड़ें निकाली और फिर थैले की जिप बंद कर दी। हाल ही में सोने की कीमत 760 रुपए प्रति ग्राम के हिसाब से यह लगभग 300,000 रुपए थी। ठीक है, वापस मुड़ो। छोटा लड़का धीरे से मुड़ा, उसकी आंखें थोड़ी सी खुली हुई थीं। ची यून को अभी भी वहीं खड़ा देखकर उसके दिल का तनाव थोड़ा कम हो गया। उसकी नजर अनायास ही क्यूई यून के हाथ में मौजूद बैग पर चली गई। उसकी आंखों में जिज्ञासा की एक झलक दिखाई दी, लेकिन उसने तुरंत नजरें हटा लीं। तुम्हारा नाम क्या है? यांग जिहाओ। क्यूई यून ने सिर हिलाया, उसका चेहरा गंभीर हो गया। यांग जिहाओ, मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूँ उसे तुम्हें ध्यान से याद रखना होगा। यांग जिहाओ ने सहज रूप से अपना शरीर सीधा किया, क्यूई यून की ओर देखा और दृढ़ता से सिर हिलाया। भविष्य में अगर कोई आपसे पूछे तो याद रखना कि आपने मुझे आज रात नहीं देखा।
आपने बस एक अजनबी को लॉकर से बैग निकालने में मदद की और आपको नहीं पता कि उसमें क्या था। समझा? यांग जीहाओ ने फिर से जोर से सिर हिलाया। उसकी आवाज साफ थी और उसने जवाब दिया, समझ गया, मुझे याद आ गया। अगर कोई पूछेगा तो मैं कहूंगा कि मैंने आपको नहीं देखा, बस एक अजनबी को थैला उठाने में मदद की। मैंने यह नहीं देखा कि वह कैसा दिखता था और नहीं मुझे पता है कि थैले में क्या था। ची युन ने संतुष्टि से उसके कंधे पर थपथपाते हुए कहा, अच्छा तुम समझदार हो। ये सोने की छड़ें अपनी माँ के पास ले जाओ, ये उनके इलाज के लिए काफी हैं। यांग जीहाओ ने दोनों हाथों से सोने की छड़ें उठाई, एक पल के लिए थम गया और फिर उसकी आंखें लाल हो गईं। हालांकि उन्हें पूरी उम्मीद थी कि दूसरा पक्ष उन्हें 300,000 देगा, लेकिन जब उन्होंने वास्तव में सोने की उन कुछ छड़ों को अपने हाथों में लिया तो उन्हें यह थोड़ा अविश्वसनीय सा लगा। अगले ही क्षण वह सीधे जमीन पर घुटने टेककर बार बार प्रणाम करने लगा। धन्यवाद, धन्यवाद। ची युन ने जल्दी से उसे जमीन से उठाया, उसके कंधों को कसकर पकड़ते हुए गहरी आवाज में कहा, मुझे धन्यवाद मत दो, यह तुमने खुद कमाया है। यांग जीहाओ ने अपनी गंदी आस्तीन से अपने आंसू पोंछे और अपने हाथों में मौजूद कुछ सोने की छड़ों को हैरानी से देखने लगा। फिर उसने अपनी जेब से खुले पैसों से भरा एक प्लास्टिक का थैला निकाला, उसमें सोने की छड़ें डाली, थैले को बांधा और एक हाथ से कसकर ढकते हुए उसे वापस अपनी जेब में रख लिया। आप कहाँ रहते हैं? क्या आप अकेले वापस जा सकते हैं? क्यूई युन ने दोबारा पूछा। उसे सोने की छड़ें ले जा रहे दूसरे व्यक्ति की सुरक्षा को लेकर थोड़ी चिंता थी। मैं शेनशुई बू में रहता हूँ, यांग जीहाओ ने सच्चाई से जवाब दिया। मैं अकेले वापस जा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। ची युन ने सिर हिलाते हुए कहा, तो जल्दी घर जाओ और भविष्य में इस इलाके में वापस मत आना। यांग जीहाओ ने कृतज्ञता से भरी आंखों से एक बार फिर क्यूई युन की ओर गहरी नजर डाली और कुछ नहीं कहा और गली से बाहर भागने के लिए मुड़ गया। ची युन ने दूसरे व्यक्ति की जाती हुई आकृति को तब तक देखा जब तक वह पूरी तरह से अंधेरे में गायब नहीं हो गई, फिर उसने अपनी दृष्टि हटा ली। उसने एक और सिगरेट जलाई, गली में और अंदर चला गया, अंदर ही एक चक्कर लगाया और फिर बिना निगरानी वाले दूसरे प्रवेश द्वार से बाहर निकल गया। होटल वापस आकर क्यूई युन ने सबसे पहले झाओ किंग को फोन करके बताया कि वह सुरक्षित है, फिर नहाने के लिए बाथरूम में गया और उसके बाद आराम से बिस्तर पर लेट गया। कुछ ही देर में वह गहरी नींद में सो गया। अगली सुबह कमरे में फर्श से छत तक फैली बड़ी खिड़की से सूरज की रोशनी भर गई। ची युन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और खिड़की के बाहर के नजारे को देखा। एक पल के लिए वह थोड़ा हैरान हुआ, फिर उसे याद आया कि वह हांगकांग में है। उसके मन में एक विचार आया और उसके सामने एक परिचित स्क्रीन दिखाई दी। दैनिक खुफिया प्रणाली का वर्तमान स्तर 3 है। इससे पता चलता है कि होस्ट के खाते में 10 मिलियन की राशि पहुंच गई है। क्या आप चौथे स्तर पर अपग्रेड करने के लिए 10 मिलियन खर्च करना चाहते हैं? लेवल 4 में अपग्रेड करने के लिए 10 मिलियन? मेरे पास 10 मिलियन है। क्यूई युन थोड़ा हैरान रह गया। उसने अपने बगल में रखा फोन उठाया, बैंक खाता खोला और वाकई उसमें 14.35 मिलियन दिखाई दे रहे थे। चीनी विज्ञान अकादमी से 6 मिलियन पहले ही ट्रांसफर हो चुके थे। कुछ देर सोचने के बाद उसने फैसला किया। चूंकि अभी पैसों की कोई तत्काल आवश्यकता नहीं थी, इसलिए बैकअप के तौर पर 4 मिलियन से अधिक की राशि पर्याप्त थी। इसके अलावा पिछले अनुभव के आधार पर उन्नत प्रणाली निश्चित रूप से पैसा कमाने की दक्षता को बढ़ाती है। उन्नत करना। दैनिक खुफिया प्रणाली को लेवल 4 में अपग्रेड किया गया। मेजबान क्यूई युन। सिस्टम स्तर 4, प्रतिदिन 3 इंटेलिजेंस पुश नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। ग्रीन इंटेलिजेंस प्राप्त करने की संभावना के साथ लक्षित व्यक्ति से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए इंटेलिजेंस पॉइंट्स का उपयोग कर सकते हैं। नोट: लक्षित व्यक्ति वह होना चाहिए जिससे होस्ट वास्तविक जीवन में मिल चुका हो। वर्तमान खुफिया अंक 9। आज की खुफिया जानकारी 1, लाल चिझू प्रायद्वीप के दक्षिण में समुद्र तट पर 2 समूह अवैध व्यापार कर रहे हैं। ची युन ने इस जानकारी पर बस एक नजर डाली और फिर इसे सीधे अनदेखा कर दिया। रिपोर्ट करने के बारे में सोचा भी नहीं। वह झंझट मोल नहीं लेना चाहता था। आज की खुफिया जानकारी 2, लाल जियांग यू और राष्ट्रपति बी के चचेरे भाई को राष्ट्रपति बी के दोस्त ने अगवा कर लिया है। वे फिलहाल मेजर टॉम के बार में हिरासत में हैं। फिर से मेजर टॉम का बार। क्यूई युन को याद आया कि कल की खुफिया जानकारी में जिस जापानी व्यक्ति का जिक्र किया गया था, उसे यहीं हिरासत में लिया गया प्रतीत होता है। क्या ऐसा हो सकता है कि राष्ट्रपति बी को जो दोस्त मिला था वह शेनशुई बू का बॉस हो? आज की जानकारी 3, नीला आज रात हैप्पी वैली में घुड़दौड़ होगी। 20:30 बजे के सत्र में भाग लेने वाले जॉकी को पहले ही रिश्वत दी जा चुकी है। घोड़े नंबर 4 के जीतने की उम्मीद है। वर्तमान ऑड्स 1.2 हैं। 5 मिलियन से अधिक की सट्टेबाजी परिणाम को प्रभावित कर सकती है। घुड़दौड़। क्यूई युन ने इसे केवल फिल्मों में देखा था, उसे इसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन अगर इससे पैसा कमाया जा सकता है तो वह इसे आजमाने में कोई आपत्ति नहीं करेगा।
खुफिया जानकारी की जांच करने के बाद उसने अपना फोन दोबारा उठाया, बैंक खाता खोला और वास्तव में उसमें केवल 4.35 मिलियन ही बचे थे। ऐसा लग रहा था मानो वो 10 मिलियन लोग बिना कोई निशान छोड़े हवा में गायब हो गए हों। साधारण स्नान करने के बाद क्यूई युन होटल से निकलकर नाश्ता करने के लिए सड़क पर चली गई। हांगकांग और जियान प्रांत के बीच समय का अंतर लगभग 2 घंटे था। सुबह के 8 भी नहीं बजे थे, लेकिन आसमान पहले से ही उजाला हो चुका था और सड़कों पर काफी लोग काम पर जाने की जल्दी में नजर आ रहे थे। क्यूई युन को सड़क किनारे एक साफ सुथरा दिखने वाला चाय का रेस्तरां मिला और वह अंदर चली गई। दुकान में दूध वाली चाय और ताजी पकी हुई ब्रेड की मनमोहक सुगंध फैली हुई थी, जिसे सूंघते ही भूख बढ़ने लगती थी। उसने खिड़की के पास एक सीट ढूंढी, 4 सियुबाओ, चावल के रोल से बनी एक डिश और 1 कप सिग्नेचर सिल्क स्टॉकिंग मिल्क टी का ऑर्डर दिया। हालांकि खाने से भरपूर खुशबू आ रही थी, लेकिन क्यूई युन को उसका स्वाद बिल्कुल पसंद नहीं आया। वह बहुत मीठा और बहुत तैलीय था। कुछ ही निवाले खाने के बाद उसने अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी, बिल का भुगतान किया और चला गया। चाय की दुकान से निकलने के बाद वह सड़क पर चलता रहा और फिर उसे कुछ सोने की दुकानें मिली जहां उसने बचे हुए सभी सोने के बिस्कुट बेच दिए, अन्यथा सीमा पार करते समय इन्हें साथ ले जाना परेशानी भरा होता। 100 ग्राम सोने की 16 छड़ें कुल 12 लाख में बिकी। इस काम को पूरा करने के बाद क्यूई युन इत्मीनान से सड़क पर टहलने लगी। अंततः दोपहर में उन्हें राष्ट्रपति बी का फोन आया। अध्याय 176 से 139 नई विशेषता, हरित बुद्धिमत्ता, डबल। अध्याय 176 अध्याय 139 नई विशेषता, हरित बुद्धिमत्ता, दोहरा अध्याय। मेजर टॉम का बार। एक हट्टे कट्टे आदमी ने क्यूई युन को एक दफ्तर में ले गया। कमरे के अंदर श्री बी के अलावा एक और आदमी था जो नंगे बदन था और उसकी छाती पर एक भयंकर बाघ का टैटू बना हुआ था। जब क्यूई युन अंदर आया तो दोनों पुरुषों ने अपनी बातचीत रोक दी और श्री बी उसका अभिवादन करने के लिए सोफे से उठ गए कि मेरे प्यारे भाई, तुम यहाँ हो, कृपया बैठ जाओ। ची युन मुस्कुराई, अपने बगल में टैटू वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति पर एक नजर डाली और मन ही मन अनुमान लगाया कि यह वही दोस्त हो सकता है जिसका जिक्र श्री बी ने किया था। जैसे ही क्यूई युन बैठ गए, श्री बी ने उन्हें एक कप चाय दी और फिर टैटू वाले व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए उनका परिचय कराया। क्यू मेरे भाई, मैं आपको इनसे मिलवाता हूँ। ये हैं भाई हुई। हांगकांग में इनके अच्छे संपर्क हैं और इनका व्यापक नेटवर्क है। इस बार तो यह सब आपकी और भाई हुई की वजह से हुआ है, वरना मैं सचमुच बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाता। भाई हुई मुस्कुराया, जिससे धुएं से सने उसके पीले दांत दिखाई दिए और उसने आगे बढ़कर अपना बड़ा हाथ बढ़ाया। हाँ, भाई क्यूई, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। आपने इस बार श्री बी की बहुत मदद की, जिसका मतलब है कि आपने मेरी भी मदद की है, भाई हुई। भविष्य में अगर आपको हांगकांग में कोई परेशानी हो तो बस मेरे पास आ जाना, मैं निश्चित रूप से आपकी समस्या का समाधान कर दूंगा। ची युन ने भी हाथ मिलाकर अभिवादन किया और मुस्कुराते हुए गर्मजोशी से जवाब दिया। भाई हुई, आप बहुत दयालु हैं, मैं भविष्य में भी आप पर भरोसा रखूंगा कि आप मेरा ख्याल रखेंगे। भाई हुई दिल खोलकर हंसे। हाँ, हम सब यहाँ दोस्त हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, साथ मिलकर तरक्की करते हैं। कुछ हल्की फुल्की बातचीत के बाद क्यूई युन ने जिज्ञासा का दिखावा करते हुए श्री बी की ओर मुड़कर पूछा, श्री बी, आप इस बार हांगकांग क्यों आए हैं? श्री बी का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने आह भरी, चाय की एक घूंट ली और धीरे से बोले, मुझे अभी तक सब कुछ समझाने का मौका नहीं मिला है। यह मामला बहुत सम्मानजनक नहीं है, लेकिन आप हमारे ही एक सदस्य हैं, इसलिए आपको बताना ठीक है। मेरी सहायक जियांग यू ने मेरे चचेरे भाई के साथ मिलकर साजिश रची और वे मेरी कंपनी के $80 मिलियन लेकर फरार हो गए। शुक्र है कि आपने मुझे कल बताया कि वह हांगकांग में थी, वरना वे पैसे लेकर लंदन चले जाते। यह कहते ही श्री बी ने चाय का कप नीचे रख दिया। उनकी मुट्ठियां अनायास ही भींच गईं और उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसके बगल में बैठा भाई हुई भी क्रोधित हो गया और सोफे के आर्मरेस्ट को पटकते हुए बड़बड़ाने लगा, वे निर्दयी कमीने, आज रात वे मछलियों के साथ सोएंगे। क्यूई युन थोड़ा चौंक गया। उसने अपना मुंह खोला लेकिन कुछ नहीं बोला। मन ही मन सोचते हुए, ऐसी बातें मत कहो, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं जानना है। मेरे भाई, अगर आपको कोई जरूरी काम नहीं है तो आइए कल साथ में मुख्य भूमि पर चलते हैं। मुझे आज रात आपका अच्छे से ख्याल रखने का मौका दीजिए, श्री बी ने आगे कहा। क्यूई युन ने औपचारिकता नहीं बरती, सिर हिलाकर जवाब दिया, ठीक है, मैं आपके निर्देश का पालन करूंगा, श्रीमान बी। जब वे बात कर रहे थे तभी एक अधीनस्थ कर्मचारी अंदर आया, तेजी से भाई हुई के पास गया और बोला, बॉस, वह छोटा जापानी आपसे मिलना चाहता है। भाई हुई ने अधीरता दिखाते हुए भौहें चढ़ाई और पूछा, उस बदमाश को मुझसे क्या चाहिए? अधीनस्थ कर्मचारी ने सिर हिलाते हुए कहा, वह कुछ कहेगा नहीं, बस आपसे मिलने पर जोर दे रहा है। भाई हुई ने हताशा में अपनी कनपटी रगड़ी और बुदबुदाते हुए कहा, धिक्कार है, देखते हैं वह क्या कर रहा है।
इसके बाद वह खड़ा हुआ और श्री बी और क्यूई युन से बोला, सज्जनों, मुझे इसे संभालने दीजिए, आप लोग बातचीत जारी रखिए। श्री बी ने हल्के से सिर हिलाया। क्यूई युन ने अनुमान लगाया कि जिस व्यक्ति को उन्होंने गुंडा बताया था वह संभवतः खुफिया जानकारी में उल्लिखित जापानी फुकुई सकायदा था। तो भाई हुई के जाने के बाद क्यूई युन ने जिज्ञासा का नाटक किया, मुड़ी और पूछा, जापानी क्या? श्री बी ने जवाब दिया, भाई हुई के घर पर कोई आदमी परेशानी खड़ी कर रहा था, पकड़ा गया और बगल वाले घर में बंद है। क्यूई युन ने सिर हिलाया, आगे कुछ नहीं पूछा और उठकर बोली, श्रीमान बी, आप आराम से बैठिए, मैं शौचालय जा रही हूँ। हम। क्यूई युन ने दफ्तर छोड़ा, चारों ओर देखा और गलियारे में आगे बढ़ गई। वह अभी ज्यादा दूर नहीं गया था कि उसने एक खुले दरवाजे वाले कमरे से भाई हुई की गुस्से भरी आवाज सुनी, तुम गए काम से, मुझे तुम्हारे उस घर से क्या लेना देना, अगर तुम भुगतान नहीं कर सकते तो बात करने का कोई फायदा नहीं, हम तुम्हें कल समुद्र में डुबो देंगे। ची युन ने चलते हुए होने का नाटक किया, बगल से अंदर झांका और देखा कि कमरे में भाई हुई उसी अधीनस्थ के साथ थे और एक दुबला-पतला युवक कोने में दुबका हुआ था, भयभीत दिख रहा था। वह रुका नहीं, थोड़ी देर ठहर गया, फिर आगे चलने लगा। उस जानकारी से क्या पता चलता है कि मुझे उस जापानी व्यक्ति को बचाना चाहिए? क्या इससे कुछ लाभ हो सकता है? क्यूई युन ने हैरानी से अपना सिर हिलाया। शायद वह सिस्टम के नए फंक्शन का इस्तेमाल करके देख सकता है। अगर इस आदमी में वाकई कोई अहमियत है तो वह बाद में उसे बचाने का कोई तरीका सोच सकता है। खैर, भाई हुई के लहजे से तो ऐसा लगता है कि पैसे से ही समस्या हल हो जाएगी। इस विचार के साथ उसने एकाग्रता बढ़ाई और सिस्टम स्क्रीन उसकी आंखों के सामने प्रकट हो गई। क्वेरी लक्ष्य फुकुई सकायदा। उपलब्ध बुद्धिमत्ता प्रकार लाल, लागत 3 अंक, हरा, लागत 9 अंक। हरित बुद्धिमत्ता। यह जापानी व्यक्ति वास्तव में हरित बुद्धिमत्ता से जुड़ा हुआ है। क्यूई युन का मनोबल बढ़ गया क्योंकि उसके पास संयोगवश 9 इंटेलिजेंस पॉइंट थे। आशा है कि आप कुछ मूल्यवान जानकारी प्रदान कर सकेंगे। सवाल। बुद्धि हरित फुकुई साकेदा फुकुई योतेई के वंशज हैं। उनके पैतृक घर के अध्ययन कक्ष में चियुन देश के भूमि और जन अभिलेखों की एक पुरानी प्रति मिली है। शीर्षक पृष्ठ के अंदर एक गुप्त नुस्खा है जो हुआंगड़ी के आंतरिक ग्रंथ का सबसे महत्वपूर्ण गुमशुदा पृष्ठ है। इसके दीर्घकालिक उपयोग से शरीर को मजबूती मिलती है और शारीरिक स्थिति में सुधार होता है। एक नुस्खा, हुआंगड़ी का आंतरिक सिद्धांत। क्यूई युन इस जानकारी से स्तब्ध रह गया। किसने सोचा होगा कि दिखने में साधारण से फुकुई सकायदा की पृष्ठभूमि इतनी प्रभावशाली होगी और चियुन देश के भूमि और जन अभिलेखों में दर्ज नुस्खा इतना मूल्यवान होगा। अध्याय 177 से 139 नई विशेषता हरित बुद्धिमत्ता दुगुनी लंबाई 2। अध्याय 177 अध्याय 139 नई विशेषता हरित बुद्धिमत्ता दुगुनी लंबाई 2। अगर यह जानकारी सही है तो इस फॉर्मूले को हासिल करना बेहद फायदेमंद हो सकता है। भले ही हम इसे बेचे नहीं, इसे खुद हर दिन लेना ही अद्भुत होगा। वह बाथरूम में गया, नल चालू किया और अपने फोन पर संबंधित जानकारी खोजना शुरू कर दिया। तभी उन्हें पता चला कि फुकुई योतेई काफी प्रसिद्ध हैं। हुआंगड़ी का आंतरिक ग्रंथ उन्हें अपने परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही प्राचीन पुस्तकों में मिला था, लेकिन उस बूढ़े आदमी ने सबसे कीमती पन्ना छिपा दिया। उनके पैतृक घर से चियुन देश के भूमि और जनपत्रों से संबंधित वह पुस्तक कैसे प्राप्त की जाए। चियुन ने एक सिगरेट जलाई और कुछ देर तक भौहें चढ़ाकर सोचने के बाद उसके दिमाग में एक मोटा मोटा विचार आया। वह बाथरूम से बाहर निकला और कार्यालय लौट आया। अंदर ब्रो हुई पहले ही वापस आ चुके थे और मिस्टर बी के साथ बातचीत कर रहे थे। क्यूई युन बैठ गई, ब्रो हुई की ओर मुस्कुराते हुए देखा और अनायास ही पूछा, ब्रो हुई, जब मैं बाथरूम में थी तो मैंने आपको एक घर के बारे में बात करते हुए सुना। ब्रो हुई ने सिगरेट का एक छल्ला उड़ाते हुए गुस्से से कहा, उस छोटे जापानी ने मेरे यहाँ बवाल खड़ा कर दिया। मैंने उसे 500,000 में मामला सुलझाने को कहा और उसने बदले में मुझे जापान के एक गांव में एक घटिया सा घर देने की पेशकश कर दी। मैं उसका क्या करूं? क्यूई युन का मन बदल गया, लेकिन उसका चेहरा शांत रहा और उसने मुस्कुराते हुए कहा, भाई हुई, अगर यह छोटा जापानी लड़का पैसे की भरपाई के लिए घर का इस्तेमाल कर रहा है तो शायद इसकी कुछ कीमत हो। संयोग से मैं भी जापान में एक घर खरीदने की सोच रहा हूँ। क्या आप मुझे उससे इस बारे में पूछने देंगे? ब्रो हुई ने अपने चेहरे पर थोड़ी उलझन के भाव के साथ एक भौं उठाई, कुछ सेकंड के लिए क्यूई युन को घूरा, फिर दिल खोलकर हंसा। क्यूई, तुम तो वाकई कुछ अलग हो। जापान के किसी गांव में घटिया सा घर कौन खरीदेगा? लेकिन अगर तुम पूछना ही चाहते हो तो पूछ लो। हम सब यहाँ दोस्त हैं। अगर आपको उसका घर पसंद है तो मैं उसे आपके नाम पर ट्रांसफर करवा दूंगा और इस बार उसे माफ कर दूंगा। ची युन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, ठीक है, धन्यवाद ब्रो हुई, मैं पहले उनसे पूछ लेता हूँ। वह उठा और चला गया उस कमरे की ओर जहाँ फुकुई सकायदा को रखा गया था। जैसे ही वह अंदर आया, फुकुई सकायदा ने आशा भरी निगाहों से उसकी ओर देखा।
क्यूई युन ने दरवाजा बंद किया, आगे बढ़ी, उसके सामने बैठ गई और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, श्री फुकुई, मैंने सुना है कि जापान में आपका एक घर है। फुकुई सकाएदा ने उत्सुकता से सिर हिलाते हुए कहा, जी हाँ, क्योटो चिबा प्रांत में मेरा पैतृक घर है। अगर आप मुझे जाने की अनुमति दें तो मैं आपको वह घर दे सकता हूँ। क्यूई युन को शुरू में लगा था कि इस जापानी व्यक्ति के साथ संवाद करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन वह फुकुई की चीनी भाषा की धारा प्रवाहता देखकर आश्चर्यचकित रह गया और उसकी आंखों के भावों को देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि वह क्यूई युन को ब्रो हुई के लोगों में से एक मानता था। क्यूई युन ने गला साफ करते हुए समझाया, श्री फुकुई, एक गलतफहमी हो गई है। मैं आपका घर मुफ्त में नहीं लेना चाहता, मैं इसके लिए भुगतान करने को तैयार हूँ। फुकुई साकेदा एक पल के लिए रुका, फिर उसके चेहरे पर खुशी की एक झलक दिखाई दी और उसने तुरंत जवाब दिया, इसे खरीदना ठीक है, बस मुझे 500,000 दे दो। क्यूई युन ने मुस्कुराते हुए अपनी जेब से एक सिगरेट निकाली और उसे देते हुए जलाया, फिर आगे कहा, क्या आप पहले मुझे घर के बारे में थोड़ा बता सकते हैं? फुकुई सकाएडा ने कृतज्ञतापूर्वक सिगरेट ली, गहरी सांस ली और उनकी घबराहट थोड़ी कम होती हुई प्रतीत हुई। यह घर चिबा प्रांत के अनपिंग गांव में है। यह 2 मंजिला 6 कमरों वाला घर है और इसमें एक आंगन है। यह मेरा पैतृक घर है और थोड़ा पुराना है, इसलिए मैं अक्सर वहां नहीं जाता। क्यूई युन ने सिर हिलाया और सहजता से पूछा, मैंने सुना है कि इन पुराने जापानी घरों में आमतौर पर एक अध्ययन कक्ष होता है, क्या आपके घर में भी एक है? फुकुई सकाएडा थोड़ा हैरान दिखे, लेकिन उन्होंने तुरंत जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, वहां बहुत सारी किताबें हैं जो मुझे मेरे पूर्वजों से विरासत में मिली हैं। पुष्टि होने पर क्यूई युन को राहत मिली और उसने आगे कहा, 500,000 की कीमत ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि घर को अंदर की सभी चीजों सहित जैसा है वैसा ही रखा जाए। यह सुनकर फुकुई साकेदा का चेहरा खुशी से चमक उठा, जरूर, कोई बात नहीं, सब कुछ तुम्हारा है, बस मुझे पैसे दे दो। क्यूई युन ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा, श्री फुकुई, जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको जल्द ही पैसे दिलवा दूंगी। मैं हस्तांतरण प्रक्रियाओं में हमारी मदद करने के लिए एक वकील ढूंढ लूंगी, मुझे उम्मीद है कि आप सहयोग करेंगे। फुकुई सकाएडा ने जल्दी से सिर हिलाया, मैं सहयोग करूंगा, मैं निश्चित रूप से करूंगा। ठीक है, बस एक पल रुकिए, इतना कहकर क्यूई युन ने उसके कंधे पर थपथपाया और कमरे से बाहर जाने के लिए मुड़ गई। दफ्तर वापस आकर उसने ब्रो हुई की तरफ देखा और कहा, ब्रो हुई, उस जापानी आदमी का घर बुरा नहीं है, मुझे वह काफी पसंद आया और मैं उसे खरीदने की योजना बना रहा हूँ। यहाँ थोड़ा सा पॉज लेते हैं। अब तक कहानी में पावर का फाउंडेशन तैयार हो चुका है और आगे जो होने वाला है वो प्रोटैगनिस्ट के लिए सब कुछ बदल सकता है। अगर आपको सिस्टम, कल्टिवेशन और फैंटेसी ऑडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली कहानियाँ आपसे मिस ना हो। अपडेट और एक्स्ट्रा कंटेंट के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करना भी एक अच्छा ऑप्शन है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ब्रो हुई ने लापरवाही से हाथ हिलाया, यहाँ तक कि उसके सीने पर बना टैटू भी कांप रहा था। खरीदने के लिए क्या है? मैंने पहले ही कहा था कि अगर आपको पसंद आए तो मैं उस लड़के से आपको पैसे ट्रांसफर करवा दूंगा और उसे छोड़ दूंगा। ची युन हंसते हुए बोली, भाई हुई, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मुझे पता है कि आप शिष्ट हैं और मेरे साथ मित्र जैसा व्यवहार करते हैं, लेकिन मैं इसका मुफ्त में फायदा नहीं उठा सकती। मैंने पहले ही उनके साथ 500,000 की कीमत तय कर ली है। जहां तक आपके उनके साथ व्यापार का सवाल है, आप इसे अपनी सुविधानुसार निपटा सकते हैं। भाई हुई कुछ और कहने ही वाले थे कि श्री बी ने गौर किया कि क्यूई युन उनका एहसान नहीं मानना चाहता था या शायद किसी गैरकानूनी काम में शामिल नहीं होना चाहता था, तो भी मुस्कुराया और बोला, भाई हुई, चलो छोटे भाई ची के सुझाव पर अमल करते हैं। हम अभी अभी मिले हैं और वह इतना विनम्र है कि इसका फायदा नहीं उठाएगा। भविष्य में हमें और भी कई मौके मिलेंगे। श्री बी की बात सुनकर ब्रो हुई कुछ देर रुका और फिर दिल खोलकर हंसते हुए बोला, ठीक है, चूंकि आप दोनों ऐसा कह रहे हैं तो मैं जिद नहीं करूंगा। छोटे भाई क्यूई, तुम वाकई सीधे साधे हो, एहसानमंद रहना पसंद नहीं करते। मुझे तुम्हारी यह बात बहुत पसंद है। ची युन ने जल्दी से अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, समझने के लिए धन्यवाद भाई हुई। वैसे क्या हांगकांग में कोई जापानी वकील हैं? ब्रो हुई ने चाय की चुस्की लेते हुए मुस्कुराते हुए कहा, यह हांगकांग है, यहाँ आपको हर तरह का वकील मिल जाएगा। मैं अभी आपके लिए उनसे संपर्क करवा देता हूँ। इतना कहकर उसने अपनी चाय नीचे रखी, अपना फोन निकाला और जल्दी से अपने कॉन्टैक्ट्स को स्कैन किया। कुछ ही देर में उसे एक नंबर मिल गया और उसने उसे डायल कर दिया। हेलो चेन, मैं बॉस हुई बोल रहा हूँ। क्या आप किसी भरोसेमंद जापानी वकील को जानते हैं? मेरा एक दोस्त जापान में घर खरीदना चाहता है
और उसे कागजी कार्रवाई संभालने के लिए एक जानकार वकील की जरूरत है। ठीक है, उसे सीधे मेरे बार में आने को कहो। फोन रखते ही ब्रो हुई ने गर्व भरी मुस्कान के साथ कहा, सब ठीक है। धन्यवाद भाई हुई, क्यूई युन ने एक बार फिर आभार व्यक्त किया। 2 घंटे बाद एजेंट वकील ने स्थानांतरण के लिए आवश्यक सामग्री तैयार की और 5 दिनों के भीतर सब कुछ पूरा करने का वादा करते हुए चले गए। अपने वादे के मुताबिक क्यूई युन ने फुकुई सकाइडा को 500,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए, लेकिन पैसा उसके खाते से होकर गुजरा और बो हुई की जेब में चला गया। अगर तुमने दोबारा मेरे यहाँ दखल देने की हिम्मत की तो मैं तुझे मछलियों को खिला दूंगा। अब दफा हो जाओ, ब्रो हुई ने फुकुई साकेदा को बाहर निकालते हुए गाली दी। जैसे कि उसे क्षमादान मिल गया हो, फुकुई सकाइडा चुपके से बार से बाहर निकला और तेजी से सड़क पर गायब हो गया। भाई हुई, क्या आप कुछ दिनों के लिए किसी को उसके पीछे लगा सकते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि स्थानांतरण पूरा होने से पहले वह हांगकांग न छोड़े? क्यूई युन ने फुसफुसाते हुए कहा। ब्रो हुई ने सिर हिलाते हुए कहा, कोई बात नहीं, छोटा मोटा काम है। इतना कहकर उन्होंने तुरंत अपने एक अधीनस्थ को बुलाया और कुछ निर्देश दिए। सब कुछ सुलझ जाने के बाद और जैसे ही रात हुई, श्री बी ने उन दोनों को एक साधारण से रेस्तरां में रात के खाने के लिए आमंत्रित किया। निजी कमरे में प्रवेश करते ही क्यूई युन क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। अंदर पहले से ही कुछ कम कपड़े पहने, सुनहरे बालों वाली, नीली आंखों वाली महिलाएं इंतजार कर रही थीं। सबसे आकर्षक वह चीज थी जो मेज पर रखी थी, विभिन्न प्रकार के साशिमी व्यंजनों से ढकी हुई थी, जो बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी जैसे दृश्य उसने टीवी पर देखे थे। ची युन के चेहरे के भाव देखकर श्री बी हंस पड़े और बोले, छोटे भाई ची, इतना संकोच मत करो, आज रात तो बस आराम करने के लिए है। क्यूई युन के विपरीत ब्रो हुई बिल्कुल सहज लग रहा था। जाहिर तौर पर यह उसकी पहली यात्रा नहीं थी, क्योंकि उसने अपने होठों को चाटा और 2 महिलाओं के चारों ओर बाहें डालकर बैठ गया। थोड़ा असहज महसूस करते हुए भी क्यूई युन श्री बी को शर्मिंदा नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने बनावटी हंसी हंसते हुए खुद भी बैठ गया। कुछ ड्रिंक्स पीने के बाद क्यूई युन ने अपने बगल में बैठी एक महिला द्वारा परोसा गया खाना निगल लिया और अपनी घड़ी देखी। लगभग 8 बजने वाले थे। चेहरा धोकर निकले भाई हुई की ओर देखते हुए उसने पूछा, भाई हुई, मैंने सुना है कि आज रात घुड़दौड़ है, क्या आप शर्त लगाने में मेरी मदद कर सकते हैं? अध्याय 178 से 140 5% इक्विटी। अध्याय 178 अध्याय 140 5% इक्विटी। भाई क्यूई, क्या आपको घुड़दौड़ के बारे में भी कुछ जानकारी है? यह सुनकर भाई हुई की आंखें चमक उठीं और उन्होंने अपने बगल में बैठी सुंदरी को एक तरफ धकेलकर सीधा बैठ गए। ची युन हंसे और हाथ हिलाते हुए बोले, मैं इसे शोध नहीं कहूंगा, बस यहाँ आकर मजे के लिए इसे आजमा रहा हूँ और जैसा चल रहा है वैसा ही कर रहा हूँ। हाँ, ठीक है, चूंकि भाई क्यूई को दिलचस्पी है, मैं अभी आपके लिए कुछ इंतजाम कर देता हूँ। इतना कहकर भाई हुई ने अपना फोन निकाला और कुशलता से एक नंबर डायल किया। हे एकियांग, आज रात घुड़दौड़ है ना? मेरा एक दोस्त यहाँ शर्त लगाना चाहता है, मेरी मदद करो। ठीक है, खाता संख्या मेरे फोन पर भेज दीजिए, मैं बाद में पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। भाई क्यूई, एकियांग थोड़ी देर में खाता संख्या भेज देंगे, आप सीधे पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। भाई हुई ने सिगरेट देते हुए कहा, आप किस घोड़े पर दांव लगाने की योजना बना रहे हैं? मुझे बताइए, सच कहूँ तो मुझे इस क्षेत्र में काफी जानकारी है और मैं आपको कुछ सलाह दे सकता हूँ। भाई हुई, मैं पहली बार खेल रहा हूँ, इसलिए मुझे इन घोड़ों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। ची युन ने सिगरेट ली और मुस्कुराते हुए समझाया, लेकिन मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि 8:30 बजे की दौड़ में घोड़ा नंबर 4 अच्छा है, इसलिए मैं किस्मत आजमाने के लिए 10 लाख लगाने की योजना बना रहा हूँ। अगर आप लोग इच्छुक हैं तो आप भी थोड़ा योगदान दे सकते हैं। 10 लाख? इतना बड़ा दाव? भाई हुई हैरान रह गए। उन्होंने अपना फोन देखा, फिर थोड़ा अजीब भाव से ऊपर देखा। भाई क्यूई, सुबह 8:30 बजे की दौड़ में घोड़ा नंबर 1 ग्रेट माइटी ड्रैगन है और यह लगातार 12 दौड़ जीत चुका है। तुम्हारा दोस्त तुम्हें धोखा तो नहीं दे रहा होगा, है ना? 10 लाख कोई छोटी रकम नहीं है, अगर वो बह जाए तो बहुत दुख की बात होगी। ची युन ने भौहें उठाई, लेकिन फिर भी सहजता से मुस्कुराते हुए कहा, भाई हुई, कोई बात नहीं, मुझे इन चीजों में खेलने में कोई खास मजा नहीं आता। मेरे दोस्त ने कहा है कि घोड़ा नंबर 4 इस दौर में जरूर जीतेगा, इसलिए मैं इस बार उस पर भरोसा कर रहा हूँ। यह सुनकर भाई हुई ने और समझाने की कोशिश नहीं की और तुरंत खाते की जानकारी भेज दी। क्यूई युन ने अपना फोन उठाया और दूसरे खाते में 14 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। फिर उसने श्रीबी और भाई हुई की ओर देखकर कहा, मैंने आप दोनों के लिए 2 लाख रुपए का दाव लगाया है। अगर हम जीतते हैं तो पैसा आपका है, अगर नहीं तो मेरी तरफ से है, बस सबके लिए थोड़ा मनोरंजन है। यह सुनकर श्रीबी और भाई हुई दोनों ही अचंभित रह गए। भाई हुई ने मुस्कुराते हुए क्यूई युन की ओर इशारा करते हुए कहा, भाई क्यूई, मैं इतने सालों से इस माहौल में घुल मिल गया हूँ और हर तरह के लोगों को देखा है,
लेकिन आप जैसे उदार और वफादार लोग दुर्लभ हैं। आज मैं आपकी दयालुता को याद रखूंगा। जैसा कि कहते हैं, अगर भविष्य में हांगकांग द्वीप पर आपको कभी कोई परेशानी हो तो बड़ा भाई हुई निश्चित रूप से आपकी मदद करेगा। श्री बी ने क्यूई युन के कंधे पर थपथपाते हुए मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, कल तुमने मेरी इतनी मदद की और मैंने कहा था कि आज रात मैं तुम्हारी मेजबानी करूंगा, तो मैं तुम्हें पैसे खर्च करने कैसे दे सकता हूँ। मैं तुम्हें 14 लाख रुपए बाद में वापस कर दूंगा और जीत की रकम तुम्हारी है। ची युन स्वाभाविक रूप से समझ गई थी कि इन दोनों के लिए 20 या 30 हजार तो बस ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर थे। उनके ये कार्य महज उनके संबंधों को मजबूत करने के लिए एक मैत्रीपूर्ण इशारा थे। इसलिए उन्होंने झट से हाथ हिलाते हुए कहा, श्रीमान बी, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हम सब पुराने दोस्त हैं, मदद और एहसान के बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी घुड़दौड़ पर सट्टा लगाना तो सिर्फ मनोरंजन के लिए है। पैसे लौटाने से हमारे रिश्ते में दूरी आ जाएगी। ची युन के सच्चे भाव को देखकर श्री बी ने आगे जोर नहीं दिया और चुपचाप सिर हिला दिया। फिर खूब शराब पी गई और हंसीन जाक हुआ और तीनों ने दौड़ पर ध्यान देना छोड़ दिया और भाई हुई की हांगकांग द्वीप के बारे में कुछ रोचक बातें सुनने लगे, जब तक समय 20:35 नहीं हो गया। डिंग डोंग, डिंग डोंग। मेज पर रखे भाई हुई के फोन पर तेजी से कई संदेश आए। उसने फोन उठाया, उसकी आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं और उसने जल्दी से क्यूई युन की ओर देखा और चिल्लाया, हम जीत गए, घोड़ा नंबर 4 जीत गया। यह सुनकर श्री बी भी आश्चर्यचकित रह गए और उन्होंने क्यूई युन की ओर अजीब भाव से देखते हुए कहा, वाह, लगता है तुम्हारा दोस्त वाकई कुछ खास है। क्यूई युन शांत रहा, बेपरवाह दिखते हुए बोला, हाँ, घुड़दौड़ का नतीजा हमेशा अप्रत्याशित होता है। अगर मुझसे पूछो तो जीत आप लोगों की अच्छी किस्मत की वजह से है। भाई हुई दिल खोलकर हंसे और क्यूई युन के कंधे पर इतनी जोर से थपथपाया कि वह लगभग लड़खड़ा गया। भाई क्यूई, आप तो बहुत दिलचस्प हैं। भरपेट खाने पीने के बाद श्री बी ने और गतिविधियों का आयोजन किया, लेकिन भाई हुई को अपने कार्यक्रम स्थल पर कुछ काम निपटाना था और वे जल्दी चले गए। श्री बी क्यूई युन को पूरी तरह से आराम करने के लिए पेनिनसुला होटल के स्पा में ले गए। भाई क्यूई, क्या आप मेरी कंपनी में हिस्सेदारी लेने में रुचि रखते हैं? आप 5 मिलियन का निवेश कीजिए और मैं आपको अपने शेयरों में से 5% दूंगा। सोना रूम में श्री बी ने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए पूछा। ची युन थोड़ा हैरान रह गई, उसे दूसरे से इस तरह के निमंत्रण की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने शी फेंग से पहले ही सुना था कि श्री बी की आभूषण कंपनी ने पिछले साल ही 300 मिलियन से अधिक की बिक्री की थी। शेयरों में 5% हिस्सेदारी से 5 मिलियन से कहीं अधिक लाभांश प्राप्त होगा। यह कल के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक स्पष्ट तरीका था, उन्हें पैसे देना और उनके रिश्ते को मजबूत करना दोनों ही। वह एक पल के लिए हिचकिचाया और संकोच से पूछा, श्रीमान बी, क्या यह उचित है? श्री बी ने हंसते हुए उनके कंधे पर थपथपाया और कहा, भाई क्यूई, इसमें कुछ भी अनुचित नहीं है। आपने मेरी बहुत मदद की है, आपके बिना वे 80 मिलियन रुपए गायब हो गए होते। मैं भी कृतज्ञ व्यक्ति नहीं हूँ। यह हिस्सा कुछ भी नहीं है और इसके अलावा हम पुराने दोस्त हैं, मुझे आपकी क्षमताओं पर पूरा भरोसा है। जब हम वापस जाएंगे तो मैं आपको कुछ अन्य शेयरधारकों से मिलवाऊंगा, वे भी कुछ अलग ही हैं। क्यूई युन समझ गया था कि श्री बी सचमुच उसे अपने समूह में शामिल करना चाहते थे। हालांकि अब उसके पास कुछ पैसा था, लेकिन इन बड़े अधिकारियों की तुलना में अभी भी काफी अंतर था। यह अंतर केवल धन संचय में ही नहीं बल्कि वर्ग और संपर्कों में भी था। श्री बी के प्रस्ताव के बिना 5 मिलियन की बात तो छोड़िए, 20 मिलियन के प्रस्ताव के साथ भी उन्हें वे शेयर शायद नहीं मिल पाते। इसलिए उन्होंने मना नहीं किया, बल्कि तुरंत सहमति जताते हुए कहा, हाँ, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर बी। श्री बी ने संतुष्टि भरी मुस्कान के साथ कहा, हम भाई हैं, औपचारिकता निभाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे लौटने पर मैं शेयर हस्तांतरण की व्यवस्था कर दूंगा और आपको कंपनी के मामलों में जरूर भाग लेना चाहिए, हमें कुछ सलाह देनी चाहिए। ची युन जानती थी कि यह महज शिष्टाचार है और उसने झट से बात टाल दी, मैं बाहरी हूँ, बस कोई परेशानी न खड़ी करना ही काफी है। भविष्य में अगर आपको मेरी किसी भी काम के लिए जरूरत हो तो मुझे बता देना। भाई क्यूई, आप बहुत ही विनम्र हैं। मुझे आपकी क्षमताओं पर पूरा भरोसा है। भले ही आप बाहरी व्यक्ति हों, लेकिन कभी कभी बाहरी दृष्टिकोण से वह सब कुछ दिख जाता है जिसे हम अनदेखा कर देते हैं। कुछ देर आराम करने के बाद श्री बी ने उन्हें कमरे का कार्ड देते हुए रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, कमरे में एक सरप्राइज है। इतना कहकर उन्होंने हाथ हिलाया और सबसे पहले चले गए। क्यूई युन ने कमरे का कार्ड लिया, एक पल के लिए रुकी और लिफ्ट से 28वीं मंजिल पर चली गई। बीप, कमरे का दरवाजा खुला और अंदर की रोशनी अस्पष्ट थी। एक मधुर और मनमोहक सुगंध उसकी नाक तक पहुंची। थोड़ी देर बाद उसके कानों के पास एन्योंग की 2 धीमी आवाजें सुनाई दी। 5 मिनट बाद क्यूई युन ने स्नान किया और सोफे पर लेटकर सिगरेट पीने लगी। हालांकि दोनों कोरियाई मॉडल बेहद आकर्षक थीं,
लेकिन वांग फी की तुलना में उनमें अभी भी काफी अंतर था और वह उनसे बातचीत करने के मूड में नहीं था। इसके अलावा बाहर ऊर्जा खर्च करने के बाद कल घर जाने के लिए ऊर्जा बचेगी ही कहा। चूंकि कल वापसी की उड़ान सुबह 11 बजे थी, इसलिए उन्होंने आज के खुफिया संदेशों की जांच करने में संकोच किया। कहीं ऐसा न हो कि वे सभी हांगकांग द्वीप के बारे में हों, जिससे उनके पास इससे निपटने के लिए समय कम पड़ जाए। उसी क्षण उसके बगल में रखा फोन अचानक चमक उठा और एक वीचैट संदेश दिखाई दिया। बॉस, क्या आप अब भी मेरे गेम में निवेश करने में रुचि रखते हैं? मेरा आधिकारिक संस्करण अब तैयार है, बस सर्वर और बैंडविड्थ की कमी है। फिर क्यूई युन को याद आया कि रेगिस्तान जाने से एक रात पहले उसे एक खेल के बारे में जानकारी मिली थी। उसने वह खेल भी खेला था, लेकिन फिर वह सब कुछ भूल गया था। उन्होंने सिगरेट का एक कश लिया और जवाब दिया, कल दोपहर मेरे कार्यालय में आमने सामने बात करने के लिए आ जाइए, मैं आपको पता भेज दूंगा। यह खेल काफी रोचक था और इस चरण में इसमें केवल 50,000 के निवेश की आवश्यकता थी, जो कोशिश करने लायक था। अगले दिन भाई हुई ने स्वयं क्यूई युन और श्री बी को हवाई अड्डे तक छोड़ा और तीनों टर्मिनल पर अलग हो गए। भाई हुई ने क्यूई युन के कंधे पर थपथपाते हुए गंभीरता से कहा, भाई क्यूई, उस छोटे से जापानी मामले की चिंता मत करो, मैं उस पर नजर रखने के लिए लोगों को तैनात करता रहूंगा। वह हांगकांग द्वीप नहीं छोड़ेगा और अगर आपको यहाँ कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मुझे फोन कर लेना। क्यूई युन ने कृतज्ञतापूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद भाई हुई, चलिए संपर्क में रहें। भाई हुई ने सिर हिलाया और फिर श्री बी को विदाई दी। न तो उन्होंने जियांग यू का जिक्र किया और न ही उस चचेरे भाई का, जिससे क्यूई युन उनके अंजाम को लेकर अनिश्चित हो गई। विमान आसमान को चीरता हुआ आगे बढ़ा और 5 घंटे बाद क्यूई युन ने टी शर्ट की जगह ओवरकोट पहन लिया। अध्याय 179 से 141 अध्यक्ष क्यूई, मेरा नाम युआन हुआ है। अध्याय 179 अध्याय 141 अध्यक्ष क्यूई, मेरा नाम युआन हुआ है। दफ्तर में क्यूई युन ने झोंगरुई द्वारा दी गई चाय ली, एक घूंट पिया, फिर सामने सोफे पर सीधे बैठे युवक की ओर देखा। उस युवक के बाल लंबे थे, ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें सालों से काटा नहीं गया हो। उसका रंग कुछ पीला था, जो अक्सर देर रात तक जागने वाले व्यक्ति का होता है, फिर भी उसकी आंखें असाधारण रूप से चमकदार थीं। वह असमंजस में था, यह सोचकर कि विश्वविद्यालय में अच्छी तरह से नामांकित विपक्षी दल पढ़ाई क्यों छोड़ देगा। उस युवक को काफी देर तक घूरने के बाद उसने एक सिगरेट जलाई और धीरे से कहा, मुझे तुम में निवेश करने का कोई कारण बताओ। युवक थोड़ा सीधा हुआ और बोलने लगा, श्रीमान क्यूई, मैंने जो गेम विकसित किया है वह गेम प्ले के मामले में बाजार में मौजूद अन्य गेमों से बहुत अलग है। मैं तुम्हारा खेल पहले ही खेल चुका हूँ, मुझे उस बारे में कुछ नहीं सुनना है। क्यूई युन ने युवक की बात पूरी होने से पहले ही उसे बीच में रोक दिया। युवक थोड़ा अचंभित रह गया, उसके दिमाग में कई विचार तेजी से दौड़ रहे थे, फिर भी वह इस प्रश्न का उत्तर देने के बारे में सोच नहीं पा रहा था। काफी देर तक चुप रहने के बाद उसने अपना मुंह खोला और कहा, मैं पैसा कमाना चाहता हूँ। आप पैसे किस लिए कमाना चाहते हैं? क्यूई युन ने आगे पूछा। उस युवक ने हिम्मत जुटाकर कहा, मेरी पहली प्रेमिका एक अमीर दूसरी पीढ़ी के आदमी के साथ भाग गई। मैं पैसे कमाना चाहता हूँ ताकि उसे अपने फैसले पर पछतावा हो। दफ्तर का माहौल एकदम शांत हो गया। सिगरेट पकड़े हुए क्यूई युन का हाथ हवा में ही रुक गया, मानो वह ऐसे जवाब के लिए तैयार ही न हो। क्या यह सचमुच में गरीब नौजवान को कम मत समझो वाली कहावत का उदाहरण है? उसने अपनी असहजता को छुपाते हुए गला साफ किया और कहा, आपकी ईमानदारी ने मुझे प्रभावित किया है। आपको 50,000 देना कोई समस्या नहीं है, लेकिन चूंकि यह एक निवेश है तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? एक बार गेम लाइव हो जाए और कमाई शुरू हो जाए तो ज्यादातर हिस्सा आप ले लीजिएगा, बस मुझे थोड़ा सा दे दीजिएगा। युवक का जवाब काफी भोलापन भरा था, जो स्पष्ट रूप से इस मामले में अनुभवहीनता को दर्शाता था। क्यूई युन ने धुएं का छल्ला उड़ाते हुए धीरे से कहा, मेरा सुझाव है कि एक नई कंपनी बनाई जाए। आपको 49% शेयर मिलेंगे और खेल के बौद्धिक संपदा अधिकार और सॉफ्टवेयर कॉपीराइट कंपनी के होंगे। मेरा निवेश 50,000 तक सीमित नहीं है, यदि आवश्यक हुआ तो मैं और भी निवेश कर सकता हूँ। आप क्या सोचते हैं? यह सुनकर युवक की आंखें अचानक उत्साह से चमक उठीं और उसने जल्दी से सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, कोई समस्या नहीं। तो फिर यह तय हो गया। क्यूई युन ने फिर से झोंगरुई की ओर इशारा करते हुए परिचय कराया, ये कंपनी के वित्तीय अधिकारी और मेरे सहायक हैं। आपको जो भी खरीदना हो आप उन्हें बता सकते हैं। वैसे क्या आप यहीं के रहने वाले हैं? आप अभी कहाँ रह रहे हैं? युवक ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं किराए के कमरे में रह रहा हूँ। यह सुनकर क्यूई युन ने एक पल सोचा और कहा, अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो आप यहाँ आ सकते हैं, ऊपर बहुत सारे खाली कमरे हैं। धन्यवाद श्रीमान क्यूई। युवक तुरंत खड़ा हो गया और झुककर उन्हें धन्यवाद दिया। क्यूई युन ने उसे हाथ हिलाकर विदा किया। खड़े होकर झोंगरुई को निर्देश दिया, तुमने अभी जो कुछ भी कहा गया है सब सुन लिया है, अब कुछ समय निकालकर एक नई कंपनी पंजीकृत करा लो और फिर अभी तक आपका नाम नहीं पूछा है।
श्रीमान क्यूई, मेरा नाम युआन हुआ है, युवक ने उत्तर दिया। यह सुनकर क्यूई युन कुछ देर के लिए रुक गई, यह सोचकर कि नाम काफी गहरा है। वह मुड़कर झोंग रुई को निर्देश देने लगा, युआन हुआ को जो भी चाहिए वह ले आओ और उसके लिए कुछ जीवनयापन की सामग्री भी तैयार कर लो। समझ गया बॉस, झोंग रुई ने सिर हिलाकर संकेत दिया कि वह समझ गया है। ठीक है, मैं पहले जा रही हूँ, अगर कुछ हो तो मुझे बता देना, इतना कहकर क्यूई युन दरवाजे की ओर चलने लगी। 1 मिनट रुकिए बॉस, झोंग रुई ने उसे पीछे के दरवाजे से रोक दिया। क्यूई युन ने पीछे मुड़कर पूछा, और कुछ? झोंग रुई ने 2 कदम आगे बढ़कर समझाया, डेटा अधिग्रहण प्रणाली परियोजना के संबंध में कल से बोली प्रक्रिया शुरू हो रही है। ग्रैंड सॉफ्टवेयर के लोगों ने पहले ही तैयार प्रस्ताव और परियोजना योजना भेज दी है, क्या आप उपस्थित होंगे? यह सुनकर क्यूई युन ने थोड़ा सोचा और सिर हिलाते हुए कहा, मुझे कल फोन कर देना, अगर समय मिला तो मैं आ जाऊंगी। ठीक है बॉस। यहाँ के मामलों को निपटाने के बाद क्यूई युन सीधे घर नहीं गए बल्कि लियू मेंग को ढूंढने के लिए गाड़ी चलाकर गए, इस उम्मीद में कि वह उनसे 2 कुशल लोगों की सिफारिश करने के लिए कहेंगे। कुछ ही दिनों में वह जापान और गूज नाम के अपने पब में विदेश जा रहा है। उसे अकेले जाने में थोड़ी बेचैनी महसूस हो रही है, खासकर इसलिए क्योंकि गूज अपने शोरगुल वाले लोगों के लिए जाना जाता है। सुरक्षा के लिए कुछ अंगरक्षकों को साथ ले जाना बेहतर होगा। जैसे ही कार आंगन के गेट पर रुकी, संयोगवश लियू मेंग दूर से मोटरसाइकिल पर सवार होकर वहां आ गई। उसने बाइक खड़ी की, अपना हेलमेट उतारा जिससे उसके चमकदार सफेद दांत दिखाई दिए और मुस्कुराते हुए कहा, तुमने पहले फोन क्यों नहीं किया ताकि मैं जल्दी आकर कुछ खाना पीना तैयार कर सकूं। क्यूई युन ने धूल और गंदगी से लथपथ लियू मेंग को देखा, जो स्पष्ट रूप से किसी निर्माण स्थल से लौटी थी। उसने एक सिगरेट निकाली और मुस्कुराते हुए मुझे भी एक सिगरेट देते हुए कहा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं बस थोड़ी बातचीत करना चाहता हूँ और अब मैं चलता हूँ। क्या है बताओ, लियू मेंग ने सिगरेट लेते हुए जवाब दिया और उसे जलाया। दोनों आंगन में बैठ गए और क्यूई युन ने अपना इरादा समझाया। 2 आवश्यकताएं हैं, पहली यह कि वे भरोसेमंद हों, दूसरी यह कि वे कुशल हों। 2 गहरे कश लेने के बाद लियू मेंग सोच में डूबी हुई भौहें सिकोड़ने लगी। काफी देर बाद उसने ऊपर देखा और कहा, एक उम्मीदवार है, लेकिन पहले मुझे फोन करने दीजिए। क्यूई युन ने सिर हिलाते हुए कहा, अभी पूछ लो, मैं 3-4 दिनों में निकलने की योजना बना रहा हूँ। लियू मेंग ने अपना फोन निकाला, अपने कॉन्टैक्ट्स में ब्राउज किया और एक नंबर डायल किया। टेलीफोन की बीप की आवाज के साथ लियू मेंग ने कॉल कनेक्ट होने का इंतजार करते हुए क्यूई युन से कहा, इस व्यक्ति का नाम चेन वेई है, यह मेरा साथी सैनिक हुआ करता था, स्पेशल फोर्सेज से है, उसके कौशल निस्संदेह उत्कृष्ट हैं, वह वफादार और भरोसेमंद है। ची युन ने चुपचाप सुना और सिर हिलाया। कुछ देर बाद कॉल कनेक्ट हो गया और लियू मेंग ने ऊंची आवाज में कहा, हे ओल्ड चेन, मैं लियू मेंग हूँ। कुछ मिनट बाद लियू मेंग ने अपना फोन नीचे रखा और मुड़कर कहा, वह कल रोम शहर से आ रहा है। ठीक है, क्यूई युन खड़ी हुई और दूसरे के कंधे पर थपथपाते हुए बोली, उसके आने पर मुझे फोन कर देना, मैं अब चलती हूँ। अरे 1 मिनट रुको, लियू मेंग ने भौहें चढ़ाते हुए उसे वापस बुलाया, क्या तुमने पिछली बार मुझे अपने साथ ले जाने के लिए नहीं कहा था? ची युन मुस्कुराई और बोली, मैंने इस बारे में सोचा था और बेहतर होगा कि तुम न जाओ। विदेश घर से अलग है, उतना सुरक्षित नहीं है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे परिवार को समझा नहीं पाऊंगी। यह सुनकर लियू मेंग असंतुष्ट दिखे। उन्होंने सिगरेट का एक लंबा कश लिया और सिगरेट का टुकड़ा जमीन पर जोर से पटकते हुए कहा, क्या बात है, तुम्हें मेरी काबिलियत पर ज्यादा भरोसा नहीं? हालांकि मैंने हाल के वर्षों में ज्यादा अभ्यास नहीं किया है, फिर भी 3-5 लोगों से निपटना मेरे लिए बहुत आसान है। लियू मेंग के चिंतित चेहरे को देखकर क्यूई युन समझ गया कि उसे मनाना मुश्किल होगा, इसलिए उसे टालमटोल करते हुए जवाब देना पड़ा, मुझे इसके बारे में सोचने दो। जब वह घर पहुंचा तो झाओ किंग ने पहले से ही एक शानदार रात्रिभोज तैयार कर रखा था। दरवाजे पर शोर सुनकर वह सोफे से दौड़कर आई और खुद को क्यूई युन की बाहों में फेंक दिया और अपना चेहरा उसकी छाती से लगाकर उसे कसकर गले लगा लिया। ची युन उसकी अचानक की हरकत से थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसे अंदर से अच्छा लगा। उसने धीरे से उसके बालों को सहलाया और मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है, आज मुझे इतना याद कर रही हो? झाओ किंग ने अपना सिर उठाया और उसकी ओर देखा, उसकी आंखें थोड़ी लाल थीं। क्यूई युन को लगा कि उसकी भावनाओं में कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने धीरे से पूछा, क्या हुआ? यह सुनकर झाओ किंग की आंखों से आंसू बहने लगे और उसकी आवाज भर्रा गई, दीन लुओ का आज सुबह निधन हो गया। दीन लुओ? क्यूई युन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर उसे एहसास हुआ कि कल्याण गृह के निदेशक का उपनाम लुओ प्रतीत होता है। उसके मन में अनायास ही एक सफेद बालों वाले दयालु चेहरे की छवि उभर आई। वह एक अच्छा इंसान था। झाओ किंग ने क्यूई युन के कपड़ों को कसकर पकड़ रखा था और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। आज सुबह कल्याण गृह से किसी ने मुझे फोन करके बताया कि दीन लुओ का शांतिपूर्वक निधन हो गया, बिना किसी कष्ट के।
लेकिन मुझे अब भी बहुत दुख है, उसने बचपन से ही मेरी देखभाल की, बिल्कुल परिवार की तरह। ची युन ने झाओ किंग की पीठ पर धीरे से थपथपाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे दिलासा दे। आखिरकार हर किसी को कभी न कभी इस स्थिति का सामना करना पड़ता है। उसने आह भरी और धीरे से पूछा, क्या मैं आपकी मदद के लिए कुछ कर सकता हूँ? झाओ किंग ने सिर हिलाते हुए कहा, उसके परिवार वाले अंतिम संस्कार की व्यवस्था कर रहे हैं। मेरे साथ दफनाने के लिए चलिए, ठीक है? क्यूई युन ने सिर हिलाया और धीरे से झाओ किंग के चेहरे से आंसू पोंछे। हाँ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। झाओ किंग ने खुद को संभालने की कोशिश की और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, जाओ नहा लो और खाना खा लो, मैं नुनवान को फोन कर दूंगी। छोटी बच्ची ने कुछ दिनों से क्यूई युन को नहीं देखा था। उसके लौटने की खबर सुनते ही वह तुरंत अध्ययन कक्ष से बाहर भागी और उसके पैर से लिपट गई। पापा, क्या आपको मेरी याद आई? ची युन ने अपने हाथ पोंछे, नीचे झुके, अपनी बेटी को बाहों में उठाया, उसके गोलमटोल गालों को चूमा और मुस्कुराते हुए कहा, जाहिर है पापा को नुनवान की बहुत याद आई। क्या तुम इन दिनों अच्छी बच्ची बनी हो और बहन किंग की बात सुन रही हो? छोटी बच्ची उसकी गर्दन से लिपट गई, जोर जोर से सिर हिलाते हुए साफ स्वर में बोली, नुआनुआन बहुत अच्छा रहा है और उसने बहन किंग को घर के कामों में भी मदद की है। नुनवान कितनी अच्छी बच्ची है, क्यूई युन ने अपनी बेटी को गोद में उठाकर खाने की मेज पर ले जाते हुए कहा। परिवार के सभी सदस्य भोजन की मेज के चारों ओर एकत्रित हुए। गर्म पीली रोशनी चारों ओर फैल रही थी, लेकिन वातावरण हमेशा की तरह सहज नहीं था। हालांकि झाओ किंग ने मुस्कुराने की कोशिश की, फिर भी उसकी आंखों में उदासी की झलक थी। रात में झाओ किंग ने अपना सिर क्यूई युन की बाह पर रखा और धीरे धीरे सोते हुए उससे लिपट गई। शायद यही एकमात्र तरीका था जिससे उसे थोड़ी सुरक्षा का एहसास हो सकता था। ची युन चुपचाप उसके सोते हुए चेहरे को निहार रहा था। उसके गालों पर आंसुओं के निशान हल्के से दिखाई दे रहे थे और उसके दिल को ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे धीरे से दबा रहा हो, एक ऐसा एहसास जिसे वह सहन नहीं कर पा रहा था। उसने धीरे से आह भरी और झाओ किंग को थोड़ा और करीब से गले लगा लिया। वर्तमान खुफिया जानकारी 1। आज की खुफिया जानकारी 1। लाल रे लिजियांग कल रात की उड़ान से काशी से बर्ड सिटी पहुंचे। उनकी यह यात्रा विशेष रूप से आपको लक्षित करके की गई है। क्या वो पीछे की ओर कंघी किए हुए बाल हार मानने को तैयार नहीं हैं? पिछली बार दवा कारखाने में लगी आग के बाद क्यूई युन को संदेह था कि यह आग इस व्यक्ति द्वारा लगाई गई हो सकती है, लेकिन सबूतों के अभाव में दुर्घटना का कारण एक पुराने वितरण बॉक्स को माना गया। अप्रत्याशित रूप से यह आदमी सचमुच बर्ड सिटी में खुद आ गया। इस बार वह मेरे खिलाफ क्या कर सकता है? क्यूई युन ने आंतरिक रूप से अपनी सतर्कता बढ़ा दी। आज की खुफिया जानकारी 2। लाल निदेशक यू ने आपके लिए नगर पालिका एक्स में शामिल होने की व्यवस्था कर दी है। इसकी घोषणा इस महीने के अंत में होने वाली चुनावी बैठक में की जाएगी। क्यूई युन को इस जानकारी से ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। हालांकि उस दिन निदेशक यू के शब्द संयमित थे। क्यूई युन अच्छी तरह समझ गया था कि उस विभाग की ऊर्जा के साथ इस मामले को सुलझाना मुश्किल नहीं होगा। आज की खुफिया जानकारी 3। नीला क्यू जियाहाओ के पास 8 मिलियन मूल्य का जेड का एक जत्था है और वह इसे काले बाजार में बेचने के तरीके तलाश रहा है। क्यूई युन थोड़ा हैरान था क्योंकि पिछली बार जब उसे इस आदमी के बारे में खबर मिली थी तब क्यूई जियाहाओ म्यांमार के उत्तरी पार्क से भाग निकला था और अब वह जेड का एक जत्था हासिल करने में कामयाब हो गया। 8 मिलियन मूल्य का जेड। मैं कल उस आदमी से संपर्क करूंगा, अगर कीमत सही रही तो। अध्याय 180 से 142। 8 मिलियन मूल्य का जेड कौन दान में देगा? अध्याय 180। अध्याय 142। 8 मिलियन मूल्य का जेड कौन दान में देगा? अगली सुबह क्यूई युन को झोंग रुई का फोन आया। यह सोचकर कि दिन के लिए उसकी कोई योजना नहीं है, उसने झोंग रुई के साथ नीलामी में शामिल होने का फैसला किया। उन दोनों की मुलाकात बर्ड सिटी न्यू डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो के प्रवेश द्वार पर हुई, जहां ग्रैंड सॉफ्टवेयर ने कई प्रोजेक्ट मैनेजर और आर्किटेक्ट भी भेजे थे। आज कुल 4 कंपनियों ने बोली लगाई। क्यूई युन के समूह के अलावा अन्य 2 कंपनियां ग्रैंड सॉफ्टवेयर द्वारा केवल सीटें भरने के लिए लाई गई थीं, जबकि शेष एक कंपनी हुआइंग टेक्नोलॉजी के बारे में झोंग रुई को ज्यादा जानकारी नहीं थी। समूह ने एक विशाल सम्मेलन कक्ष में प्रवेश किया, अपनी पहचान सत्यापित की और चुपचाप बोली प्रक्रिया शुरू होने की प्रतीक्षा करने लगे। कोने से क्यूई युन ने झोंग रुई की ओर मुड़कर पूछा, हुआइंग टेक्नोलॉजी के लोग कौन हैं? इस अचानक प्रतिभागी को लेकर वह निःसंदेह असहज महसूस कर रहा था, क्योंकि इस पारिस्थितिकी तंत्र में आमतौर पर कोई भी बिना किसी निजी साधन के यूं ही घूमने नहीं आता। लेकिन झांग दायोंग के पिछले रवैये को देखते हुए इस परियोजना पर पूर्ण अधिकार उन्हीं का होना चाहिए। झोंग रुई ने कमरे का जायजा लिया और बिना किसी का ध्यान खींचे सामने की दाहिनी ओर बैठे एक समूह की ओर इशारा करते हुए कहा, ये वही लोग होने चाहिए। ची युन ने उस दिशा में देखा। सामने बैठे एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने मानो उसकी निगाहों को भांप लिया और उसे एक अर्थपूर्ण मुस्कान दी। तभी सम्मेलन कक्ष का दरवाजा फिर से खुल गया
और कई न्यायाधीश अंदर दाखिल हुए, जो बोली प्रक्रिया की आधिकारिक शुरुआत का संकेत था। कर्मचारियों ने प्रत्येक कंपनी की बोलियों को मेज पर रख दिया ताकि न्यायाधीश उनका सावधानी पूर्वक मूल्यांकन कर सकें। पूरा कमरा इतना शांत था कि केवल कागजों के पलटने की सरसराहट की आवाज ही सुनाई दे रही थी। लगभग 10 मिनट बाद बोली लगाने वाली एजेंसी का एक कर्मचारी मंच पर आया और बोला, क्या यूनकिंग टेक्नोलॉजी के प्रतिनिधि कृपया आगे आकर अपना परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। क्यूई यून के दाहिनी ओर बैठे ग्रैंड सॉफ्टवेयर के एक तकनीकी प्रमुख खड़े हुए और पोडियम की ओर चले गए। दरअसल इस तरह की परियोजनाओं, विशेषकर सरकारी परियोजनाओं के लिए तकनीकी आवश्यकताएं बहुत अधिक नहीं होती हैं। इनमें से अधिकांश परियोजनाएं कुछ साल पहले के परिपक्व फ्रेमवर्क का मामूली संशोधनों के साथ पुनः उपयोग करती हैं। इसके विपरीत व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं के लिए लक्षित प्रणालियां भले ही अत्याधुनिक न हो, लेकिन कम से कम वे नई विदेशी प्रौद्योगिकियों से बहुत पीछे भी नहीं हैं। इसके बाद सीट भरने वाली 2 कंपनियों और प्रतिद्वंद्वी हुआविंग टेक्नोलॉजी की ओर से दिए गए स्पष्टीकरण काफी हद तक एक जैसे थे। सभी 4 कंपनियों द्वारा अपने तकनीकी प्रस्तावों की व्याख्या करने के बाद न्यायाधीश मूल्यांकन शुरू करने के लिए बगल के एक छोटे से बैठक कक्ष में चले गए। इस दौरान क्यूई यून ने जानबूझकर सामने दाईं ओर स्थित हुआविंग टेक्नोलॉजी के समूह का अवलोकन किया और पाया कि वे सभी शांत और आत्मविश्वासी प्रतीत हो रहे थे, मानो जीत सुनिश्चित हो। लगभग 1 घंटे के इंतजार के बाद न्यायाधीश मंच पर वापस आए और एजेंसी के कर्मचारियों ने बोली की घोषणाएं शुरू कर दी। डिंगशेंग टेक्नोलॉजी ने 6.38 मिलियन की बोली लगाई, कुल स्कोर 81 रहा। चांगशियांग सॉफ्टवेयर ने 6.35 मिलियन की बोली लगाई, कुल स्कोर 82 रहा। यूनकिंग टेक्नोलॉजी ने 5.98 मिलियन की बोली लगाई, कुल स्कोर 92 रहा। हुआविंग टेक्नोलॉजी ने 5.95 मिलियन की बोली लगाई, कुल स्कोर 93 रहा। बर्ड सिटी न्यू डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो डेटा कलेक्शन सिस्टम अपग्रेड प्रोजेक्ट का विजेता हुआविंग टेक्नोलॉजी है। परिणामों की घोषणा के बाद सम्मेलन कक्ष में सन्नाटा छा गया, मानो कोई सुई गिरने की आवाज हो। ग्रैंड सॉफ्टवेयर टीम के चेहरों पर अविश्वास के भाव साफ झलक रहे थे। झोंग रुई ने थोड़ा सा मुंह खोलकर क्यूई यून को खाली निगाहों से देखा। दोनों कंपनियों के कर्मचारी उदासीन प्रतीत हुए और जल्दी से अपने दस्तावेज समेटकर चले गए। हुआविंग टेक्नोलॉजी के अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने एक नजर डाली और मुस्कुराते हुए अपना सिर थोड़ा सा क्यूई यून की ओर झुकाया। हालांकि ची यून मन ही मन शंकाओं से भरा हुआ था, फिर भी उसने बाहरी तौर पर शांत व्यवहार बनाए रखा और बदले में हल्की सी मुस्कान दी। ऐसा प्रतीत होता था कि दूसरी पार्टी के पास मजबूत संपर्क थे, इसीलिए बोली लगाने से पहले वे इतने आश्वस्त लग रहे थे। हालांकि क्यूई यून कार्यालय जाकर झांग दयोंग से स्थिति के बारे में पूछने के लिए उत्सुक था, लेकिन उसकी अंतरात्मा ने उसे बताया कि यह सही कदम नहीं होगा। बोली हारने के तुरंत बाद उनसे पूछताछ करने की जल्दबाजी करना कुछ हद तक हिसाब बराबर करने जैसा होगा। उनके रिश्ते को देखते हुए उन्हें विश्वास था कि झांग दायोंग कारण बताने की पहल करेंगी। चल दर। वह खड़ा हुआ, झोंग रुई के कंधे पर थपथपाया और फिर ग्रैंड सॉफ्टवेयर टीम के नेता से कहा, आप सभी ने आज कड़ी मेहनत की। आप वापस जा सकते हैं, मैं बाद में राष्ट्रपति हुआंग को स्थिति समझा दूंगा। ठीक है, राष्ट्रपति क्यूई। कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकलने के बाद क्यूई यून ने लॉकर से अपना फोन निकाला और उसमें झांग दायोंग का एक संदेश मिला, जो उसने कॉन्फ्रेंस रूम में प्रवेश करते ही भेजा था। उसमें बस इतना लिखा था, परिस्थितियां बदल गई हैं। क्यूई यून ने एक पल सोचा, जवाब न देने का फैसला किया और झोंग रुई को पार्किंग स्थल की ओर ले गई। तभी अचानक उनके सामने एक काली रेंज रोवर आकर रुक गई। ड्राइवर की सीट की खिड़की धीरे धीरे नीचे हुई, जिससे एक परिचित चेहरा दिखाई दिया। यह री लिजियांग ही थी, जिसे पिछली बार क्यूई यून के हाथों मौन हार का सामना करना पड़ा था। री लिजियांग ने शरारती मुस्कान के साथ क्यूई यून को ऊपर से नीचे तक गौर से देखते हुए कहा, श्री क्यूई, हम फिर मिलेंगे। इस बिंदु पर क्यूई यून को अच्छी तरह समझ आ गया कि क्या हो रहा है। हुआविंग टेक्नोलॉजी को स्पष्ट रूप से इसी व्यक्ति द्वारा शामिल किया गया था। हालांकि मुझे नहीं पता कि इस व्यक्ति ने झांग दायोंग के मूल भाषण अधिकारों को छीनने के लिए क्या कीमत चुकाई, लेकिन कम से कम इससे एक बात तो साबित होती है, बर्ड सिटी में प्रतिद्वंद्वी का प्रभाव नगण्य नहीं है। क्यूई यून ने हल्की सी मुस्कान दी, कुछ और नहीं कहा और अपनी BMW 5 सीरीज की ओर चल दिए। हार तो हार ही होती है, अगली बार जीतने का एक और मौका मिलेगा। ऐसे समय में केवल अक्षम लोग ही बड़ी बड़ी बातें करते हैं। यह देखकर री लिजियांग ने भी ज्यादा कुछ नहीं कहा, खिड़की ऊपर की और गेट की ओर गाड़ी चला दी। कार में वापस आकर क्यूई यून ने अपना फोन निकाला और हुआंग जुनकाई का नंबर डायल किया। कॉल कनेक्ट होते ही उनके बोलने का इंतजार किए बिना दूसरी तरफ से हुआंग जुनकाई ने सबसे पहले कहा, हे राष्ट्रपति क्यूई, मुझे अभी अपने लोगों से स्थिति के बारे में पता चला है, सब ठीक है, अगली बार हमें साथ मिलकर काम करने का एक और मौका मिलेगा। समझदारी दिखाने के लिए राष्ट्रपति हुआंग का धन्यवाद। इस बार अप्रत्याशित प्रतिस्पर्धा का होना वाकई खेदजनक है, क्यूई यून ने थोड़ी बेबसी और क्षमाप्रार्थी भाव से कहा।
हुआंग जुनकाई ने फोन पर दिल खोलकर हंसते हुए कहा, व्यापार एक युद्ध क्षेत्र की तरह है, ऐसी स्थितियां तो आम बात हैं। हम क्यूई युन ने सिर हिलाया और आगे कुछ नहीं कहा, बल्कि बोला, इस बार आपकी कंपनी को भी कुछ खर्चे उठाने पड़े हैं, क्योंकि परियोजना पूरी नहीं हुई, इसलिए ये खर्चे मुझे उठाने चाहिए। परियोजना योजना तैयार करने, बोली प्रक्रिया में सहयोग करने वाली कंपनी खोजने और इतने सारे लोगों को बोली में शामिल करने के लिए धन की आवश्यकता थी। क्यूई युन दूसरे पक्ष का फायदा नहीं उठाना चाहता था। यह सुनकर हुआंग जून ने तुरंत कहा, राष्ट्रपति क्यूई, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, यह बहुत औपचारिक है। साथ में बोली लगाने वाली सभी कंपनियां हमारे मित्र हैं और हम भी मित्र ही हैं, इसलिए इन छोटी मोटी बातों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उनकी आवाज में ईमानदारी सुनकर क्यूई युन ने जिद नहीं की, तो धन्यवाद अध्यक्ष हुआंग। जब आपके पास समय हो तो मुझे फोन कीजिएगा, मेरी तरफ से दावत होगी, चलिए मिलते हैं। हुआंग जुनकाई ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा, ठीक है, जब यह व्यस्त समय समाप्त हो जाएगा तो मैं आपसे संपर्क करूंगा और हम बातचीत करने के लिए एक अच्छी जगह ढूंढ लेंगे। अच्छा, चलते हैं। फोन रखने के बाद क्यूई युन ने एक लंबी आह भरी, अपने मन को शांत किया, फिर झोंग रुई की ओर मुड़कर पूछा, युआन हुआ के साथ सब कैसा चल रहा है? झोंग रुई झट से सीधा हुआ और बोला, हमने उसके लिए ऊपर एक कमरा किराए पर लिया है, वह कल रात ही वहां रहने आया है। इसके अलावा हमने उनके लिए एक अलग से कार्यालय भी आरक्षित किया है, सर्वर खरीद लिया गया है और दूरसंचार विभाग के लोग दोपहर में नेटवर्क स्थापित करने के लिए आएंगे। क्यूई युन ने सिर हिलाया, उसके कंधे पर थपथपाया और कहा, अब से तुम्हारा काम केवल वित्तीय प्रबंधन तक ही सीमित नहीं रहेगा, तुम्हें कुछ दैनिक कार्यों के लिए भी जिम्मेदार होना पड़ेगा। झोंग रुई ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है बॉस, आप मुझे जो भी काम सौंपेंगे मैं उसे गंभीरता से पूरा करूंगा। ठीक है, इस महीने से तुम्हारा वेतन बढ़कर 10,000 हो जाएगा। क्यूई युन ने संतुष्टि भरी मुस्कान के साथ आगे की योजना बनाते हुए कहा, खूब मेहनत करो और जब कंपनी मजबूत हो जाएगी तो मैं तुम्हें उपाध्यक्ष बना दूंगा। यह सुनकर झोंग रुई की आंखें तुरंत खुशी से चमक उठीं और उसका चेहरा उत्साह से भर गया। उसने तुरंत कहा, धन्यवाद बॉस, मैं निश्चित रूप से कड़ी मेहनत करूंगा और आपको निराश नहीं करूंगा। ठीक है, आप खुद टैक्सी लेकर वापस जा सकते हैं। झोंग रुई के जाने के बाद क्यूई युन ने अपना फोन दोबारा उठाया और एक अजनबी का नंबर डायल किया। फोन कुछ देर तक बजता रहा, फिर आखिरकार किसी ने उठाया और दूसरी तरफ से थोड़ी कर्कश आवाज आई, बोलो, कौन बोल रहा है? क्यूई युन चौंक गई और उसने पूछा, आपकी आवाज ऐसी क्यों लग रही है? दूसरी ओर घने जंगल के बीचों बीच क्यू जियाहाओ भी अवाक रह गया। रिसीवर से आ रही आवाज उसे कुछ जानी पहचानी सी लगी, लेकिन उन्हें यह नंबर परसों ही मिला था और इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता था। उसने सवाल का जवाब नहीं दिया, सहज रूप से अपने अभी भी थोड़े से गले को छुआ। पार्क में हुए एक अप्रिय अनुभव को याद करते हुए उसके दिल में एक सिहरन दौड़ गई। तुम कौन हो? बोलो वरना मैं फोन काट दूंगा। यह ची युन है। क्यूई युन ने अपनी जीभ चटकाई, यह सोचते हुए कि इस आदमी की पार्क में हालत खराब थी, उसकी आवाज बत्तख की आवाज से भी बदतर लग रही थी। यह सुनकर कि यह क्यूई युन है, क्यू जियाहाओ थोड़ा चौंक गया, फिर उसकी आवाज में कुछ मिलीजुली भावनाएं थीं। क्यूई युन, तुम्हें यह नंबर कैसे मिला? तुम क्या चाहती हो? क्यूई युन ने समय बर्बाद किए बिना सीधे सीधे कहा, क्या आपके पास जेडाइट का कोई बैच है जिसे आप बेचना चाहते हैं? यह सुनकर क्यू जियाहाओ इतना चौंक गया कि उसका फोन लगभग उसके हाथ से फिसल गया। वह हकलाते हुए बोला, कैसे? आपको कैसे पता? उसके पास वाकई जेडाइट का एक जत्था था। उसने और यूनान प्रांत के एक अन्य व्यक्ति ने पार्क से भागने के लिए बहुत बड़ा जोखिम उठाया था, लेकिन पार्क के लोगों ने उन्हें जाने नहीं दिया और अब भी उनकी तलाश कर रहे थे। उनके पास भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। बाद में यूनान प्रांत के दूसरे व्यक्ति को दुर्भाग्यवश गोली लग गई। हालांकि क्यू जियाहाओ उसे किसी तरह गांव के डॉक्टर के पास ले जाने में कामयाब रही, लेकिन फिर भी खून बहने से उसकी मौत हो गई। मरने से पहले यूनान प्रांत के उस व्यक्ति ने उसे बताया कि वह जेडाइट का व्यापारी था और उसने सीमा के पास जेडाइट का एक जत्था छिपा रखा था और वह सारा जेडाइट उसे दे दिया था। क्यू जियाहाओ भागता रहा और आखिरकार उसे जेडाइट का वह जत्था मिल गया, लेकिन इस डर से कि वे लोग अभी भी उसकी तलाश कर रहे हैं, उसने इसे खुलेआम बेचने की हिम्मत नहीं की, बल्कि संभव हो तो इसे काला बाजार में बेचने की योजना बनाई। मुझे कैसे पता चला? इसकी चिंता मत करो, ची युन ने सपाट स्वर में कहा, बस मुझे बता दो, अगर तुम्हारे पास है मैं इसके लिए भुगतान कर दूंगा। क्यू जियाहाओ ने खुद को संभाला। वह अभी भी इस बात से हैरान था कि दूसरा पक्ष उसकी स्थिति के बारे में सब कुछ कैसे जानता था, लेकिन फिलहाल यह वास्तव में उसके लिए एक अवसर था। उन्होंने गहरी सांस ली और जवाब दिया, मेरे पास जेडाइट का एक बैच है जो पूरी तरह से असंसाधित सामग्री है। सामग्री कहाँ से आई? क्यूई युन ने पूछना जारी रखा। ये मुझे किसी और ने दिए थे, क्यू जियाहाओ ने सच्चाई से जवाब दिया। यह सुनकर क्यूई युन को थोड़ी हैरानी हुई। क्या 8 मिलियन मूल्य की सामग्री यूं ही मुफ्त में दी जा सकती है?
यहाँ थोड़ा सा पॉज लेते हैं। अब तक कहानी में पावर का फाउंडेशन तैयार हो चुका है और आगे जो होने वाला है वो प्रोटैगनिस्ट के लिए सब कुछ बदल सकता है। अगर आपको सिस्टम, कल्टिवेशन और फैंटेसी ऑडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली कहानियाँ आपसे मिस ना हो। अपडेट और एक्स्ट्रा कंटेंट के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करना भी एक अच्छा ऑप्शन है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कहानी का ये हिस्सा यही समाप्त होता है फिलहाल के लिए। इस यात्रा को सही मायने में परिभाषित करने वाली चीज केवल शक्ति ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे के विकल्प है और प्रत्येक निर्णय किस प्रकार आगे आने वाली घटनाओं को नया आकार देता है। अब से हर निर्णय के गंभीर परिणाम होंगे। यदि आपको व्याख्यात्मक काल्पनिक कहानियां पसंद है तो आप इस यात्रा को जारी रखने के लिए सदस्यता ले सकते हैं।